अच्छा जी, कल हमने जो है ना लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल फिजिकल एड्रेस स्पेसिस को देख लिया था कि क्या क्या चीजें हैं। आज हम इसी को मजीद कंटिन्यू करते हैं। और अब हमने कल देखा था कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस या लॉजिकल एड्रेस जो भी है जिसको सीपीयू जनरेट करता है, अल्टीमेटली उसको जो है एक फिजिकल या एब्सोल्यूट एड्रेस में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। और हमने कहा था कि ये काम जो सर है एक ना, क्वेश्चन है सर, इस जी स्टार्ट नोमान, करने से पहले कुछ सर, ये कल हमने बात की कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस को हम वर्चुअल एड्रेस भी कहते हैं, वो इस वजह से जी क्योंकि सीपीयू जनरेट करता है और इसी को हम ठीक मैप करते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस पे। तो जब ठीक हमने है, स्पेसिस की बात की ना, तब आपने कहा कि जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो हार्ड डिस्क पे बनेगी। तो सर जब ये बिल्कुल सीपीयू जनरेटेड या वर्चुअल एड्रेस है, तो इसे हार्ड जी जी। डिस्क पे क्यों ये कैसे वहां पे सेव होगी? मुझे इस बात का सर कंफ्यूजन रह गई थी। देखिए, जब मैंने बताया था कि जब भी आप किसी प्रोग्राम को रैम में लाना चाहते हो ना, हमारे पास एक हार्ड डिस्क का पोर्शन होता है जिसको हम एज अ रैम यूज करते हैं। आगे हमारी ये चीजें चलेगी सारी। पहले हम उसको जी सर, टेम्पररी तौर पे रिजर्व, वहां जी सर। वहां पे लेके आते हैं। वहां जितनी भी पेजिंग है, सेगमेंटेशन है या डिवीजन है, जितनी भी चीजें हैं सारी कुछ वहां होती हैं। और उसके बाद एक्चुअली जो है ना इसको उठा के रैम में लाया जाता है। तो अब हम जरा डिटेल में चीजें पढ़ रहे हैं। अभी तो हमने ये पढ़ा था ना, बस लोडर का काम था कि वो किसी हार्ड डिस्क से उठा के रैम में ले आता है, लेकिन एक्चुअल कैसा होता है अब हमने वो चीजों को पढ़ना शुरू किया। सर ये फिर भी बात ये वाली नहीं समझ में आई कि ये बात तो आती है कि फिजिकल एड्रेस स्पेस, असल में मेरे ख्याल में ये फिजिकल एड्रेस स्पेस में फिजिकल एड्रेसेस होने चाहिए जो उसके जो मेन मेमोरी के अंदर वालों को उसके साथ मैप करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल एड्रेस तो उनका फिजिकल एड्रेस होता है ना सर। ये अभी समझ आ जाएगी आपको, अभी आप देखोगे कैसे होती है चीजें। आगे चलोगे ना वर्चुअल मेमोरी के टॉपिक पे कि कैसे लॉजिकल ठीक एड्रेस है सर। स्पेस बनती है, कैसे मैपिंग होती है इनकी, सारा कुछ आपको समझाया। अच्छा, कल चलिए हमने भी देखा था कि फिलहाल फिलहाल यही बात ध्यान में रखें कि हार्ड डिस्क पे लॉजिकल एड्रेस स्पेस हार्ड डिस्क और फिजिकल एड्रेस स्पेस मेन मेमोरी। बिल्कुल देखो आप ऑन द गो एक प्रोसेस को रैम के अंदर उठा के ले आओ और वहां पे उसकी पेजिंग करो, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमने पहले बताया हुआ था कि हम प्रोसेस को डिवाइड करके रखते हैं। देखो, प्रोसेस को डिवाइड करना है, प्रोग्राम को नहीं करना। तो इसका मतलब है कि रैम के और हार्ड डिस्क के अलावा भी कोई ऐसी चीज है जहां पे वो टेम्पररी तौर पे स्टोर होगा, वहां पे उसकी ये सारी डिवीजन होगी और वहां से हम बारी बारी जो है ना उसको उठा के लाएंगे। और यही तो हम वर्चुअल मेमोरी में पढ़ते हैं कि हार्ड डिस्क का पोर्शन आपने यूज करना है। और उसी तरह जो है ना ये अब आगे आप चलोगे इंशाल्लाह क्लियर होना शुरू हो जाएंगी चीजें। फिलहाल ये आप ये समझो कि हार्ड डिस्क एक पोर्शन है, उसको हमने एज अ रैम के तौर पे यूज किया हुआ है। ये सारे काम वहां पे हो रहे होते हैं और उसके बाद जो है ना एक्चुअली फिजिकल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी में आता है। तो कल भी हमने देखा था कि जब लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है उसके अगेंस्ट आपके पास एक फिजिकल एड्रेस जो है ना कंप्यूटर जनरेट करके देता है, और वो एक्चुअल एड्रेस होती है जहां पे कोई इंस्ट्रक्शन या डाटा जो है वो रैम के अंदर रिजाइड करता है। तो कल हमने हल्का सा उसको तारुफ देखा भी था कि हम इसको एमएमयू यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कहते हैं। और मैंने कहा था कि ये पोस्ट से जो बेसिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसमें ये काम जो है ना हम बेस और लिमिट रजिस्टर से लेते हैं एड्रेस ट्रांसलेशन का। जो हमने दो रजिस्टर पढ़े थे जिनका काम मेमोरी प्रोटेक्शन था, तो एक काम तो उनको वो था ही था, दूसरा काम इनका ये है कि एड्रेस ट्रांसलेशन के भी काम आते हैं। कैसे आते हैं हल्का सा व्यू मैंने कल भी दे दिया था, अब हम मजीद इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लेकिन पहला पॉइंट है कि एमएमयू के बारे में आपने याद रखना है कि ये हार्डवेयर यूनिट है। बाकायदा हार्डवेयर सपोर्ट, कोई एक बिट होगी, कोई एक रजिस्टर होगा जिसमें सारा काम हो रहा होगा। और बाकी हमने देखा कि ये दो रजिस्टर हैं, एक बेस रजिस्टर और एक लिमिट रजिस्टर, जिसको हम अब यहाँ पे आके रीलोकेट रजिस्टर कहेंगे। तो ये दो रजिस्टर यानी कि प्योरली हार्डवेयर सपोर्टेड ये एड्रेस ट्रांसलेशन। क्या करते हैं देखें, हैंडल्स रन टाइम मैपिंग ऑफ लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस। जो डायनामिकली एक एड्रेस जनरेट होगा आपके पास वर्चुअल, उसको आप एब्सोल्यूट एड्रेस में यानी कि फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करोगे, वो काम ये करेगा एमएमयू। अब ये होता कैसा है, कल भी मैंने एग्जांपल दी थी। लेट्स से मेरे पास एक प्रोग्राम है इंटीजर एक्स, कंपाइलर ने कहा जी ये रैम में जो है ना वन एड्रेस पे जो है ना जाके रिजाइड करेगा। अब मैंने कहा था ये एक्चुअल एड्रेस नहीं है जो इस तरह हम कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम कर सकते हैं। तो ये चीज जो होती है ये वर्चुअल एड्रेस कहलाती है। और इससे हम एक्चुअल में कैसे लेते हैं, मैंने बताया था कि जब भी ये पूरे का पूरा प्रोसेस एक्चुअल रैम में आएगा तो बेस रजिस्टर बताएगा कि ये कहां से शुरू हो रहा है। लेट्स से बेस ने बताया कि इसका स्टार्टिंग एड्रेस 600 है और इसकी लिमिट जो है ना 200 है, यानी कि 600 से लेके लेट्स से ये 600 वाला पॉइंट है, 800 तक ये प्रोसेस जो है ना वो रिजाइड करेगा। मैं इसको शेडेड कर देता हूं। तो अब हमने इस
वर्चुअल एड्रेस से एक्चुअल या एब्सोल्यूट एड्रेस या फिजिकल एड्रेस निकालना है। तो मैंने बताया था कि बेस में जो भी आपकी वैल्यू पड़ी है इस स्पेसिफिक प्रोसेस से रिलेटेड, उसमें इस एड्रेस को जमा कर दो। तो मेरे पास बेस में इस प्रोसेस के अगेंस्ट पड़ी थी वैल्यू 600 और उसमें मैंने +1 कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया 601। तो ये वो एक्चुअल लोकेशन होगी जहां पे ये इंटीजर x रैम के अंदर जाके रिजाइड करेगा, ना कि सिर्फ 1। ये हमें बिल्कुल सिंपल से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो MMU को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, 2 रजिस्टर लेते हैं, बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर, और उन्हीं के थ्रू ये करते हैं। तो देखिए जी, बेस ये रजिस्टर 600 आपने इनिशियल वैल्यू ली है। ये बेस रजिस्टर में किसी भी प्रोसेस की वैल्यू स्टोर होती है जो ये बताती है कि जब ये रैम में लोड हुआ था तो ये प्रोसेस कहां से स्टार्ट हो रहा था। और इसी तरह एक रजिस्टर होता है लिमिट रजिस्टर, वो बताता है कि इसने कितना स्पेन किया है रैम के अंदर, कितने तक फैला हुआ है, यानी कि साइज हर बार बताता जो है। ऐड करेंगे वो बेस की इनिशियल वैल्यू लेंगे जहां से स्टार्ट हो रहा है। बेस में वैल्यू सर एक ही समझ होती नहीं है। आ रही सर, क्यों समझ समझ नहीं आ आ रही? रही सर, क्यों ये समझ नहीं आ मैपिंग रही? कैसे वजह कर कि ये +1 मैंने कहां कहा से कर रहे हैं आप? यार देखो, कोई ना कोई तो वर्चुअल एड्रेस जनरेट किया है ना इसने, जो भी सर वर्चुअल हमने एड्रेस जनरेट किया है। अंदाजा लगा रहे हैं कि 1, वो कह देते हैं कि जी ये पहला हमारा इंटीजर था तो इसको हमने 1 दे दिया, तो वो 1 ऐड होगा वहां पे जाके। जी जी, अब जरूरी नहीं है 1 हो, मैं तो अपनी तरफ से एग्जांपल दे रहा हूँ। जो भी वर्चुअल एड्रेस किसी भी इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट जनरेट किया है सीपीयू ने, उसकी वैल्यू को आप बेस रजिस्टर में पड़ी हुई वैल्यू के साथ प्लस करोगे, और जो रिजल्टेंट आपके पास वैल्यू आएगी वो एक्चुअल में लोकेशन होगी रैम के अंदर जहां पे वो इंस्ट्रक्शन एक्चुअल में जाके रिजाइड करेगी। सर ये तो आपने एक वेरिएबल है नेक्स्ट, सर- अगर 3-4 हो सर- तो सबको कोई 600 में ऐड मतलब नहीं है करेंगे। यार, इंट वाई ले लो, उसने कह दिया कि ये जाके 5 नंबर पे स्टोर होगी, बेस में जाके 600 + 5 कर दो, तो ये 600 + 5 605 लोकेशन में जाके स्टोर होगी। जी सर, यानी मैं ये पूछ रहा था कि सब में 600 ही ऐड करना है। हाँ, बेस वैल्यू सेम है, वो बताता है ना, ये रिलोकेशन बता रहा है कितना आपने जाके उसको एक्सपेंड करना है उसको। जैसे ऑफसेट लेते हो आप रैम के उसके अरे के अंदर यार, जैसे कि मैं कहता हूँ कि ए एक अरे है, उसके आपने 5th इंडेक्स पे जाना है, तो आप देखोगे जो कहोगे जो बेसिक अरे जहां से शुरू हो रही है, अरे का नाम मैंने ऊपर से बताया था कि सिर्फ एक चीज जो हमने 4 साल में सीखी थी वो ये थी कि अरे का जो नाम होता है वो उसके फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस होता है। तो आप कहते हो कि ए और उसके आगे जाके 5, तो आप ये बता रहे होते हो कि ए जहां से स्टार्ट हो रहा है उससे आगे 5 इंटीजर वैल्यू का डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे। इस तरह अरे जो है ना वो 5th इंडेक्स तक पहुंचती है, जिस भी इंडेक्स तक पहुंचती है। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है, बेस वैल्यू में आप वही वैल्यू ऐड कर रहे हो और वो आगे जाके रिलोकेट हो रहा है। अच्छा, द यूजर प्रोग्राम, अगर ये समझ नहीं आ रही है आगे आगे पेज देखो। अब सिर्फ MMU सिर्फ एक तरीके से काम नहीं कर रहा, मैं आपको बता देता हूँ। एक ये मैंने सर, भी एक बता क्वेश्चन दिया, बेस रजिस्टर स्कीम है। दूसरी आपके पास पेज टेबल है, वो भी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ही इंप्लीमेंटेशन हुआ है। सेगमेंट टेबल है, वो भी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ही इंप्लीमेंट हुआ है। मुख्तलिफ स्कीम्स है, अभी हमने सिर्फ पहली स्कीम पढ़ी है। जी हसन, क्या क्वेश्चन है? सर अगर देख लें कि ना हमने 5-7 वेरिएबल जो है ना वो सेव करवा लिए हैं, अब जो नेक्स्ट वेरिएबल आता है ना वो है जी वो है 95 पे हमने ऐड करना है उसको, ठीक है और हमारा जो एड्रेस चल रहा है बेस रजिस्टर का वो 600 + 95 हो जाएगा। जी बिल्कुल। और अगर लिमिट हो सिर्फ 70 की, यानी कि साइज 70 दिया हुआ उसने, ठीक है तो यानी कि बेस रजिस्टर के अंदर वैल्यू होगी 600 और लिमिट के अंदर ठीक है होगी हमारे पास 70, ठीक है। और जो हम वेरिएबल सेव करना चाहते हैं वो लॉजिकल एड्रेस का बड़ा है 95, तो फिर ये कहाँ पे सेव होगा? नहीं होगा ना, इलीगल रेफरेंस है, आप किसी और प्रोसेस के एड्रेस स्पेस में जाके वो एक्सेस करना चाह रहे हो, ये नहीं होगा। अभी हम आगे इसको देखते हैं इलस्ट्रेशन से, ये चीज आप मैं आपको बता रहा हूं। सर मतलब ये कि नहीं कर हमें जो सकते रेंज ना। मिलती है उस रेंज को हमारा लॉजिकल एड्रेस से हम डिफाइन करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। आपने कल वाला ये लेक्चर सर आप रिवाइज कोई नहीं एग्जांपल किया करवा था। देना सर। ये सर आप ये एग्जांपल आपको करवा नजर दें, आ समझ रही आ है, जाएगी। इन्होंने जी ये ये कल मैंने वाला सारे लेक्चर रिवाइज नहीं किया। नहीं, ये जो आपके सामने स्लाइड नजर आ रही है पिछली 4-5 प्रीवियस स्लाइड है, इसमें ये चीज तो हो रही है। देखो, सीपीयू ने जो भी एड्रेस जनरेट किया, इधर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, सीपीयू ने लेट से यहाँ पे कोई भी एड्रेस जनरेट किया, लेट से 6 है। जी सर, पहले तो हमने कहा था वो चेक करेगा कि बेस से बड़ा है। अब ये नहीं है, लेट से बेस उसका एड्रेस है लेट से 300, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और उसने कहा थी कि मुझे 296 दो। अब 296 तो हम नहीं दे सकते ना, ये तो किसी और प्रोसेस का स्पेस होगी। तो पहले हम ये चेक करते थे
ये क्या बेस से बड़ी है वैल्यू? अगर तो बड़ी है, एक कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद हम दूसरी कंडीशन ट्रू करेंगे, वो क्या है कि बेस प्लस लिमिट दोनों मिला के इस वैल्यू से छोटी होनी चाहिए जो आप अभी बात कर रहे थे। ठीक सर। ठीक है जी सर सर। मेरी आवाज आ रही है? जी यासर। यासर के अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ गए हैं जी, कल यासर लाहौर जा रहा है। इन्होंने अभी शेयर किया था माशाल्लाह मुझसे। सर कहाँ पे सिलेक्शन हुई है और पोस्ट कौन सी है? स्पोर्ट ऑफिसर, Sport officer पंजाब है। पब्लिक सर्विस कमीशन, हेड क्वार्टर, हेड ऑफिस। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, यासिर भाई बहुत मुबारक हो जी, बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक सर, खैर मुबारक। अच्छा, सर देख लो ये यहाँ पे। इतनी जैसी कोई हद नहीं है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। माशाल्लाह। तो देखो सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया 346। आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि मेरे पास बेस रजिस्टर में क्या वैल्यू पड़ी है। अब आपने बेस रजिस्टर का नाम चेंज करके यहाँ पे रीलोकेशन रजिस्टर कर दिया, तो उसमें वैल्यू पड़ी है 1400। बस आपने ये 346 1400 में प्लस कर देना है, आपको पास मिलेगा 14,346 और ये आपके एक्चुअल मेमोरी यहाँ पे जाके जो भी एड्रेस होगा, वैल्यू होगी, यहाँ पे रिजाइड करेगी। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है डायनामिक लोडिंग। क्या होती है जी डायनामिक लोडिंग, बताएं। सर ये रन टाइम पे उससे मेमोरी एड्रेस असाइन होते हैं लोड टाइम पे। कैसे? सर जी रन टाइम पे हम पेज को लोड करते हैं। जब अगर हमें सर्च करें पेज 1 की जरूरत है तो उसको फिर वो फौरन लोड करेगा, अदरवाइज वो कॉल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। देखो मैंने एक प्रोग्राम बनाया, बिल्कुल सिंपल सा बता रहा हूँ। उसके अंदर एक सम का फंक्शन है, एक मेन का फंक्शन है, और लेट से एक ऐड का या सबट्रैक्ट कोई भी तीसरा फंक्शन लगा लो। जब भी मैं जैसे इस प्रोग्राम को लोड करूंगा ना, सिर्फ और सिर्फ मेन प्रोग्राम का फंक्शन जो एग्जीक्यूशन या इंस्ट्रक्शन है ना, वो रैम के अंदर आएगी इस स्कीम के तहत, डायनामिक लोडिंग के तहत। ऐड की और सम की नहीं आएगी। हाँ, जब कहीं पे जाके किसी इंस्ट्रक्शन में जाके जहां पे मुझे एक्चुअल में इसको कॉल करना पड़ जाए ऐड फंक्शन को, तब रन टाइम पे जहां पे इसकी इंस्ट्रक्शन को पढ़ा होगा वहां से उठा के रैम में लाया जाएगा ताकि इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सके। दो तरीके होते हैं, एक होती है स्टैटिक लोडिंग। स्टैटिक ये है कि सम, मेन और ऐड तीनों का कोड जैसे ही आप डबल क्लिक करते हो exe फाइल पे, तीनों कोड जितनी भी इंस्ट्रक्शन होंगी वो उठा के रैम में ले आओ। अब बेशक सम उस फंक्शन में उस पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान यूज हुआ है नहीं हुआ, ऐड यूज हुआ है नहीं हुआ, उसके कोड उठ के आ गए, इंस्ट्रक्शन सारे उठ के आ गई, उसने मेमोरी में जगह भी घेरी हुई है। जबकि इस क्या देखो, अगर आप यूज नहीं करोगे तो फिर भी उसमें जगह घेरी हुई है। जबकि डायनामिक लोडिंग कहती है किसी भी रूटीन को, किसी भी फंक्शन को आप तब तक मेमोरी में ना लेके आओ जब तक उसको एक्चुअली पे रन टाइम पे कॉल ना किया जाए। हाँ, जब कॉल कर दिया जाए तब उसको उठा के ले आओ। इससे क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम आप प्रोग्राम लोड करोगे उसका साइज छोटा होगा, उसकी लोडिंग जो है ज्यादा जल्दी हो जाएगी। जाहिर है 2 GB का प्रोग्राम आपने लोड करना है और 1 GB करना है तो 1 GB की लोडिंग जल्दी हो जाएगी। और इस तरह की जो भी 2-4 चीजें हो जाती है इस तरह की लोडिंग में आ जाती है। ये वही चीजें लिखी हुई है, देखो। रादर देन लोडिंग एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मेमोरी, कि आप पूरा प्रोग्राम एट वंस लोड ना करो। लोड्स ऑफ ईच रूटीन, हर फंक्शन को उस वक्त कॉल लेके आओ मेमोरी में या लोड करो एज इट इज कॉल्ड, जब उसको एक्चुअल में कॉल किया जाए। क्या एडवांटेज है? अनयूज रूटीन, जैसे अभी मैंने सम और ऐड का कहा है, नीड नेवर बी लोडेड, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप उनको लोड करो। रिड्यूसिंग टोटल मेमोरी यूजेज, इससे क्या होता है कि आपके एक प्रोग्राम का टोटल मेमोरी यूजेज जो है वो कम हो जाता है। एंड जनरेटिंग फास्टर प्रोग्राम स्टार्टअप टाइम्स, और एक प्रोग्राम आपका जल्दी स्टार्ट हो जाता है। डाउन साइड क्या है? एडिड कंप्लेक्सिटी एंड ओवरहेड ऑफ चेकिंग टू सी इफ अ रूटीन इज लोडेड। देखो अगर स्टैटिक लोडिंग हुई तो सम, ऐड और मेन तीनों इकट्ठे आ जाएंगे। तो अब जब भी आप सम को कॉल करोगे उसको पता है कि रैम के अंदर मौजूद है, उसको कोई चीज एक्स्ट्रा चेक लगाने की जरूरत नहीं है, वो रैम में जाएगा और शुरू कर देगा। जबकि अगर डायनामिक लोडिंग हुई तो पहले वो चेक करेगा कि क्या सम का नाम का फंक्शन, उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो रैम के अंदर मौजूद है। अगर तो है फिर तो ठीक, अगर नहीं है तो फिर वो सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, वहां से उठा के लेके आएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा चेक करने पड़ रहे हैं उसको बार बार करके, तो ये सिर्फ इसका कह लो कि ओवरहेड है और बाकी कोई नहीं। इसी से मिलती जुलती 2-3 चीजें हैं, स्टैटिक लिंकिंग, डायनामिक लिंकिंग और शेयर लाइब्रेरीज। ये आप लोगों की आज पहली असाइनमेंट है, बिल्कुल आसान सी है, तो इसको आप लोगों ने देखना है क्या चीज होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं अपना सर जी थोड़ा सा इसके बारे में मजीद एक क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बारे में। यही सर डायनेमिक लोडिंग के बारे में, आपको याद हो जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपने पेपर दिया था तो इसको कौन सा डायनेमिक याद? डायनेमिक लोडिंग को कौन सपोर्ट करता है? हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर
नॉट बट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आया हुआ था सर, आपने बताया भी था। अच्छा, मुझे बताना उस क्लास के बाद एग्जैक्टली, मैं इसको ऐड कर दूंगा फिर जो भी एमसीक्यूज थे। ठीक है फिर, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब हम मजीद थोड़ा सा आगे चलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में। तो स्वैपिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अब क्योंकि ये यूज होनी है इसको जल्दी से हम ओवरव्यू कर लेते हैं। तो देखो, हमने पहले ही पढ़ा था कि स्वैप इन और स्वैप आउट वाला क्या हिसाब किताब था। एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, क्या होता है, मूव द प्रोसेस टेम्परेरीली आउट ऑफ मेमोरी। रैम से उठा के बैकिंग स्टोर, मैंने बताया था कि हार्ड डिस्क का पोर्शन है, वहां पे आप उसको ले जाते हो, और जब दोबारा उसकी जरूरत पड़ती है या प्रॉपर टाइम आता है, उस बैकिंग स्टोर से अगेन आप उसको रैम के अंदर लेके आते हो, ताकि वो अपनी एग्जीक्यूशन वहीं से स्टार्ट कर सके जहां से हमने उसको स्टॉप किया था। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्वैपिंग। तो ये एक स्वैप आउट, इसमें एक टर्म है, और एक स्वैप इन है, या रोल आउट और रोल इन है, इनको अल्टरनेटिवली कहा जाता है। स्वैप आउट से मुराद है कि रैम से आप वापस बैकिंग स्टोर या हार्ड डिस्क में लेके जा रहे हो किसी प्रोसेस को, और स्वैप इन से मुराद है कि हार्ड डिस्क या बैकिंग स्टोर से आप रैम के अंदर लेके आ रहे हो किसी भी प्रोसेस को। तो ये हमारे पास एक स्वैपिंग का प्रोसेस था। जी तो सर, बैकिंग स्टोर से क्या मुराद है? हार्ड डिस्क? ये आगे मैं बता रहा हूँ, देखो जहां पे मैंने एरो लगाया है, ये मैंने अलग से लिखी हुई है। बैकिंग स्टोर देखो क्या कह रहा है, फास्ट डिस्क एक ऐसी ये सेकेंडरी डिस्क है, लार्ज इनफ, जो इतनी बड़ी है, टू अकोमोडेट, जिसमें आप तमाम के तमाम प्रोसेस की कॉपीज को, अकोमोडेट कॉपीज ऑफ ऑल मेमोरी इमेज ऑफ ऑल यूजर्स, उन जितने भी प्रोसेस आपके पास मौजूद हैं उनकी कॉपीज को स्टोर करवा सकते हैं। लेट्स से क्या, अगर आपने कंप्यूटर में आपने 10 प्रोग्राम इंस्टॉल किए हुए हैं और उनकी टोटल जगह बनती है लेट्स से 2 GB कलेक्टिवली, तो ये बैकिंग स्टोर जो है ना 2 GB या इससे बड़ी होगी। हार्ड डिस्क एक पोर्शन होता है, फाइल सिस्टम से अलग। फाइल सिस्टम से मुराद है कि वो हार्ड डिस्क का पोर्शन जिसमें आप फाइल स्टोर सेव करवा सकते हो परमानेंटली। इस पोर्शन जो ये है, इसमें आप फाइल स्टोर नहीं करवा सकते। ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने लिए मखसूस किया होता है बैकिंग स्टोर के लिए, यानी कि प्रोसेस की कॉपीज, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, सारा कुछ यहीं बनता है। इसी को हम एज अ वर्चुअल मेमोरी भी यूज करते हैं, सारे काम यहीं पे होते हैं। अच्छा खासा पोर्शन होता है ये। आपने अक्सर नोट भी किया होगा, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप कोई मेमोरी कार्ड, यूएसबी या कोई भी सेकेंडरी डिस्क यानी कि हार्ड डिस्क, सीडी वगैरह परचेज करते हो, तो जो उस पे एक्चुअल लिखी होती है कि 500 GB की है, एक TB की, तो इतनी फाइल वो आपको फाइल स्टोरेज के लिए जगह नहीं देता। लेट्स से अगर आपने 500 GB के लिए, तो हो सकता है वो 480 470 दे। तो ये 20-30 GB जो है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपने तौर पे एज अ पैकिंग स्टोर यूज करता है इसको। इसका ये मुराद नहीं है कि वो आपने उन्होंने आपके साथ दा लगाया और 480 वाली जीबी दे दी है, वो होती 500 GB की है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने फंक्शनैलिटी के लिए कुछ चीजें उसने रिजर्व करनी होती है, तो वो पहले ही कर लेता है उसको। उसी जो रिजर्व करता है हार्ड डिस्क का पोर्शन। और ये सिर्फ कंप्यूटर में नहीं है, मोबाइल में भी ऐसा ही है। मोबाइल में भी वो अपने आपके लिए कुछ, मोबाइल की जो मेमोरी होती है, स्टोरेज जिसको आप बोलते हैं फोन स्टोरेज, उसका भी पोर्शन जो है ना वो अपने लिए रिजर्व रखता है। और इसमें एक बात है कि मस्ट प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू दीज मेमोरी इमेज, यानी कि वैसे हमने पढ़ा था कि हार्ड डिस्क में जो है ना, आप क्या करते होगे, अव्वल तो सीक्वेंशियल एक्सेस करते हो, यानी कि पहले आप ट्रैक ढूंढते हो कि किस ट्रैक पे आपका डाटा है, फिर आगे जाके आप सेक्टर में ढूंढते हो। लेकिन आपने इस पोर्शन को ऐसे मॉडिफाई किया होता है कि आप इस पर डायरेक्ट एक्सेस दी जाती है, यानी कि आप एड्रेस दो और फौरन से आप उस जगह पे पहुंच जाते हो। अब कैसे पहुंचते हो, ये अब ऑपरेटिंग सिस्टम का, लेकिन जैसे ही आप किसी जगह का एड्रेस दोगे तो विद इन जो भी एक टाइम फ्रेम है उसके अंदर आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं। आगे मैंने रोल आउट और रोल इन भी लिख दिया है, तो ये वही स्वैपिंग का ही, यानी कि स्वैप आउट और स्वैप इन का ही है, लेकिन जहां पे प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग अप्लाई हुई है। हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आया, आपने लो प्रायोरिटी प्रोसेस को बैकिंग स्टोर पे मूव कर दिया, इसको बोलते हैं रोल आउट। हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को सीपीयू मिल गया, उसने अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली, आपने दोबारा से लो प्रायोरिटी प्रोसेस को बैकिंग स्टोर से रैम के अंदर ले आए, इसको बोलते हैं रोल इन। तो है वही दोबारा बता दें। स्वैप आउट और स्वैप इन ही है। फर्क ये है कि जहां पे जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग अप्लाई हुई हो, वहां पे स्वैपिंग का जो वेरिएंट है या स्वैपिंग हो रही होती है, उसको हम बोलते हैं रोल आउट रोल इन। ये देख भी लो आप, रोल आउट और रोल इन या स्वैपिंग को देखो। ये हार्ड डिस्क है आपके पास, और ये आपके पास रैम है। सर बात सुने। जी बोले। सर स्वैप आउट और स्वैप इन में भी तो प्रायोरिटी ही हो रही होती है, तभी तो वो हम उसको उस प्रोसेस को स्वैप आउट कर देते हैं और एक हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस स्वैप लिख करके आते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है। देखो लेट्स से कि आपके पास अब थ्रैशिंग हो गई है किसी वजह से, अब आप इसी चैप्टर में अगले में आप थ्रैशिंग पढ़ोगे। जब थ्रैशिंग हो जाती है तब आपको बगैर किसी प्रायोरिटी को मद्देनजर रखते हुए किसी ना किसी प्रोसेस को मूव आउट करना होता है, कि आप रैम से उठा के उसको हार्ड डिस्क में मूव कर दो, ताकि थ्रैशिंग की जो शरह है
वो कम हो सके, मल्टी प्रोग्रामिंग की शरह कम हो सके। इस तरह आगे आप पेजिंग को पढ़ोगे कि अगर आपने कोई पेज लेके आना है हार्ड डिस्क में, सर तो थ्रेशिंग उसके में लिए तो जगह हम नहीं। नीचे उठा के उनको हार्ड डिस्क पे डाल, उन्होंने जगह काफी सारी घेरी होती है, तो मतलब उन प्रोसेस को उठा के जो है ना, उन्होंने मतलब स्टोरेज ली होती है, तो हम उन्हें हार्ड डिस्क पे रख देते हैं, ठीक है। लेकिन यही तो हो रहा है, मुझे स्वैप आउट स्वैप तो हो आउट और नहीं रहा। स्वैप इन नहीं आ रहा। अभी आ जाएगा, देखो अभी मैं समझाता हूँ। लेकिन जी आपके पास रैम है, इसके अंदर कोई लेट से प्रोसेस P1 मौजूद है। अब किसी वजह से लेट से इस प्रोसेस ने कोई IO की रिक्वेस्ट की है, अभी हम ये मान के चलते हैं, तो जाहिर है अब CPU जो है वेट तो नहीं करेगा। अब हम चाह रहे हैं कि किसी और प्रोसेस को लेके आए, लेकिन जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जिस प्रोसेस ने IO की रिक्वेस्ट की है वो फ्री बैठा हुआ है, उसके पास CPU अभी नहीं है, तो इसको हम मूव कर देंगे हार्ड डिस्क के अंदर। तो लो जी, ये प्रोसेस P1 इस हार्ड डिस्क के इस पोर्शन में आ गया, और अब जगह फ्री हो गई, तो कोई और प्रोसेस जो पहले से रेडी था उसको हम लेके आ जाएंगे रैम के अंदर। तो जो हम अब ने मूव किया है इसको हमने बोला है स्वैप आउट, और जो हम लेके आए हैं उसको हमने बोला है स्वैप इन। तो ये काम है जी इसका। अभी इन चीजों में कंफ्यूजन हो, आगे अगर पेजिंग में तो फिर आपका दिमाग घूम जाएगा, अगर इन चीजों में आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। पीछे जो आपने डेफिनेशन पढ़ाई ना, बड़ी स्पीड से पढ़ा दी, उसकी वजह से कंफ्यूज हो गए थे। अब ये इस एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, अभी इंशाल्लाह मजीद आगे हो जाए। अच्छा देखो, आगे हमारे पास मेमोरी एलोकेशन की टेक्निक्स हैं कि जब आप प्रोसेस को रैम के अंदर मेमोरी देते हो तो किस तरह से देते हो। देखो दो टेक्निक्स है हमारे पास, एक है कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन और एक है नॉन कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन। अब क्या होता है, लेट्स से कि मेरा प्रोसेस है उसका साइज है 2 MB। कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन स्कीम कहती है कि रैम में आपने उसको इकट्ठी 2 या 2 से ज्यादा जगह देनी है। यदि कम से कम इसके बराबर हो, कुछ जगह ऐसी पड़ी हुई हो, जैसे बड़ी भी हो तो चलेगा, लेकिन कम नहीं दे सकते। अब ये नहीं कर सकते कि लो जी इस प्रोसेस को 1 MB आधा प्रोसेस आपने इस पोर्शन में रख दिया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 MB आपको फ्री मिली थी, उसके बाद कहीं नीचे जाके लेट से यहाँ पे 1 MB और फ्री पड़ी थी, 1 MB का आपने यहाँ पे रख दिया। नहीं, कंटिगुअस कहती है कि जब भी आप प्रोसेस को लोड करोगे मुकम्मल का मुकम्मल करोगे और एक ही जगह पे करोगे रैम के अंदर, ये नहीं है कि वो स्कैटर्ड हुआ हो, फैला हुआ हो। तो कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन देख लेते हैं क्या है। अ सिंगल कंटिगुअस सेक्शन या पार्ट ऑफ मेमोरी इज एलोकेटेड टू अ प्रोसेस और फाइल नीडिंग इट। जब भी किसी प्रोसेस को या फाइल जब आप रैम में लेके आओगे, डाटा ब्राउज ले लो, तो वो एक जगह पे पड़ा होगा। अगर तो इतनी जगह है कि आप उसको एक जगह पे रख सकते हो, तो फिर तो आप उस प्रोसेस को या फाइल को रैम के अंदर स्टोर करवा दो। अगर नहीं है तो फिर आप वेट करो जब तक ये वो जगह बन नहीं जाती इतनी ज्यादा बड़ी कि वो फाइल या प्रोसेस आपका पूरा आ सके। बिकॉज ऑफ दिस ऑल द अवेलेबल मेमोरी स्पेस रिजाइड्स एट द सेम प्लेस टुगेदर। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास जितनी भी फ्री मेमोरी है रैम के अंदर वो एक जगह पे इकट्ठी हुई हो। यानी क्या बुरा से देखें कि आप कोई ऐसा एल्गोरिथम अप्लाई करो कि जैसे ही किसी प्रोसेस को रैम मिल गई और थोड़ी देर बाद उसने फ्री की, तो जहां पे बाकी लेट्स से कि मैं कहता हूं कि ये अभी मेरे पास फ्री वाला पोर्शन है जिसको मैं अभी डबल शेडेड कर रहा हूं, और जो सिंगल शेडेड है ये अभी ऑक्युपाई हुआ है, और नीचे एक और प्रोसेस है लेट्स से ये भी ऑक्युपाई हुआ है। ये प्रोसेस P1 है, रीड P2 है। अभी थोड़ी देर बाद P1 ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली, तो आप यहीं पे इसको नहीं छोड़ोगे खाली, किसी तरह से आपने जो अभी इसने फ्री किया P1 ने, इस पोर्शन को मूव करोगे जहां पे ऑलरेडी आपके फ्री स्पेसेस मौजूद हैं। तब ये स्कीम आपकी जो है ना कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन वाली काम करेगी, वरना अभी वहां पे एक होल बन गया, यानी कि 1 MB की जगह रह गई। अब कोई प्रोसेस आ रहा है 2 MB का, कोई 3 MB आ रहा है, वो तो कभी फिल ही नहीं होगा। हाँ, अगर इसी को उठा के आप नीचे ले आओ जहाँ पे बाकी फ्री मेमोरी पड़ी है, उसके साथ इसको कंबाइन कर दो, तब वो आप वहां पे जो है ना कोई प्रोसेस जो है ना वो रिजाइड कर सकता है। तो ये थी कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। और नॉन कंटीग्यूअस अब आपको समझ आ गई होगी। इसमें वो कहता है कि देखो अगर आपका प्रोसेस है 4, 8, 10 MB का और आपको इकट्ठी जगह नहीं मिल रही रैम में कि कहीं पे 4 या 10 या 8 या 1 GB या 500 MB इकट्ठी फ्री पड़ी हुई है, तो कोई मसला नहीं है। आप ऐसा करो, लेट्स से कि पहले आपको मिले 200 MB फ्री जगह, आपका प्रोसेस है 500 MB का, तो उसमें से 200 काट के जो है ना 200 MB वाला जहाँ पे भी फ्री मिली है उसमें स्टोर करवा दो। बाकी बकाया आपके पास 300 बच गया। अब मजीद सर्च करो, लेट्स से कहीं पे जाके आपको 50 और फ्री मिल गई, तो उसमें से 50 काट के आप वहां पे स्टोर करवा दो। अब आपका 250 रह गया, सर्च करो। इसी तरह जहां पे भी जगह मिलती है ना उसको स्टोर करवाते रहो। ये कि पूरा पूरा प्रोसेस आपने स्टोर करवा दिया, हाँ वो इकट्ठा नहीं है, मुत्तसिल नहीं है एक दूसरे से, कंटिगुअस नहीं है। ये तरीकाकार है, दो तरीकाकार है, कंटिगुअस और नॉन कंटिगुअस। कंटिगुअस में जरूरी है कि सारे का सारा प्रोसेस इकट्ठा रैम में मौजूद हो, और नॉन कंटिगुअस में ये है कि आप जहां पे जितनी जगह मिलती है उतने से कट करके पोर्शन वहां पे स्टोर करवा सकते हो।
अब हम ये जी रैम इसको में कराएंगे? देखते हैं। जी मेमोरी रैम ही एलोकेट करनी है ना आपने। जी सर। अब हम मजीद कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन को देखते हैं कि क्या है। देखो जी, अकॉर्डिंग टू द कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक, इफ अ प्रोसेस नीड टू बी गिवन स्पेस इन द मेमोरी, अगर आपने इसको मेमोरी में जगह देनी है तो क्या होना चाहिए, वी मस्ट गिव इट अ कंटीग्यूअस एम्प्टी ब्लॉक ऑफ स्पेस, इकट्ठा जगह दो जहां पे वो रिजाइड कर सकता है। दो तरीके हैं इसको एलोकेट करने के, एक हमारे पास है फिक्स्ड पार्टीशनिंग और एक है हमारे पास डायनामिक पार्टीशनिंग। फिक्स्ड पार्टीशनिंग में क्या होता है, वो कहता है कि आप हार्ड डिस्क को पहले ही पार्टीशन में डिवाइड करो। लेट्स से मैंने 2 MB की पार्टीशन बना ली, उसकी 2 MB ये, 2 MB ये, 2 MB ये। अब क्या करो, आपका कोई प्रोसेस आ रहा है, अब उस प्रोसेस को भी अभी आप इसको आगे पढ़ोगे, 2 MB में कन्वर्ट कर दो, एक पोर्शन उठा के इस जगह पे ले आओ, दूसरा पोर्शन उठा के इस जगह पे ले आओ, एंड सो ऑन। तो ये फिक्स पार्टीशनिंग है कि आप हार्ड डिस्क में फिक्स पार्टीशनिंग कर लो, फिर आपके लिए उसके लिए जरूरी है कि आप प्रोसेस को भी उसी हिसाब से पार्टीशन करो। दूसरा हमारे पास है डायनामिक पार्टीशनिंग, इसमें वो कहता है कि आपको देखो हार्ड डिस्क को पहले से पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, आप प्रोसेस देखो, प्रोसेस का साइज जो भी है उस हिसाब से जो है ना आप उसकी जगह दे दो। लेट्स से कि 5 MB का प्रोसेस था तो पहली 5 MB जो है ना आपने उसको दे दी, और टोटल 8 MB की मैं मानता हूँ कि मेरे पास अभी रैम है, तो बाकी 3 MB आपकी फ्री बच गई। अभी अगर कोई 3 MB वाला आता है तो उसको दे दो, अगर नहीं इससे बड़ा आता है तो आप इसको ना दो, उसको फ्री रखो। याद रखना कि कंटीग्यूअस की बात हो रही है, यानी कि इकट्ठी देनी है। तो देखो 5 MB हमने इकट्ठी दिया और बाकी भी जितना भी लेट्स से कि 4 MB का था दी हमने 2-2 करके है उसको, लेकिन इकट्ठी दी है, वो एक ही जगह पे मौजूद। तो ये हमारे पास कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की टेक्निक्स हैं कि या तो आप स्टैटिक या फिक्स पार्टीशनिंग कर लो, या डायनामिकली रन टाइम पे देखो कि प्रोसेस का जो भी साइज आ रहा है उसको इकट्ठी उतनी ही जगह दे दो रैम के अंदर। अच्छा, अब हमारे पास दूसरी है डायनामिक जो हमने पढ़ी थी, यानी कि आपने पहले से पार्टीशनिंग नहीं करनी, रन टाइम पे डिसाइड करना है कि किस प्रोसेस को किस जगह पे और कितनी जगह देनी। उसके हमारे पास ये 3 टेक्निक्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिहाज से भी और MCQs के लिहाज से भी। याद रखना डायनामिक स्टोरेज की बात हो रही है और कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की बात हो रही है। तो देख पहले देखो हमारे पास है फर्स्ट फिट। अब ये स्कीम क्या करती है, लेट्स से ये मैंने रैम बनाई है और आपके पास प्रोसेस आया जिसका साइज है 2 MB। तो फर्स्ट फिट स्कीम के तहत वो कहता है कि आप रैम को किसी भी एक किनारे से, एक एंड से ना स्कैन करना शुरू कर दो। जाहिर है पार्टीशन या तो हुई होगी या ऑलरेडी प्रोसेस पड़े हुए होंगे, जैसे भी चक्कर है। इस तरह का स्कीम है मेरे पास। यहाँ पे कोई 2 MB का प्रोसेस पड़ा था और बाद में वो मूव कर गया तो अभी उसकी जगह खाली पड़ी है। यहाँ पे स्टिल मेरे पास कोई प्रोसेस पड़ा है, जगह नहीं। यहाँ पे 3 MB की जगह पड़ी है, बल्कि पहले वाले को मैं 1 करता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने में आसानी। और ये मेरे पास लेट से 2 MB की जगह खाली पड़ी हुई, तो इस तरह मेरे पास स्टिल अभी जो है ना मेमोरी में लोकेशन मौजूद है। और मैंने 2 MB के प्रोसेस को रिजाइड करना है, तो मैं पहले एंड से शुरू करूंगा, किसी भी एंड से। पहला जो मुझे फ्री जगह मिली या होल मिला या कह लो कि फ्लैट मिली, जो भी इसका नाम दे लो, उसका साइज चेक करो। तो ये है 1 MB और मैंने इसमें रिजाइड कराना है 2 MB, तो मैं नहीं करवा सकता, साइज जाहिर बात है इकट्ठी जगह देनी है तो नहीं दे सकता, तो मैं नेक्स्ट मूव करूंगा। नेक्स्ट जितनी भी जगह थी उसमें कोई प्रोसेस पड़े थे, नेक्स्ट जो फ्री स्पेस मुझे मिली वो मिली 3 MB की। तो ये फर्स्ट फिट कहती है कि जैसे ही पहले आपको जिस प्रोसेस को आपने एलोकेट करवाना है रैम के अंदर, उसके साइज के इक्वल या उससे बड़ी वैल्यू मिलती है, बेशक जितनी बड़ी है, अभी तो मैंने 3 लिखी है, यहाँ पे अगर 100 MB भी होती ना, बशर्ते ये कि 2 MB से बड़ी होती और पहली होती, वहीं पे इसको फिट करवा। तो लो ये मेरा प्रोसेस P1 यहाँ पे आ जाए। ये फर्स्ट फिट है, समझ लगी इसकी? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास जो स्कीम है वो है बेस्ट फिट। नेक्स्ट मेरे पास है बेस्ट फिट। अब बेस्ट फिट क्या कहती है, वो कहती है कि देखो आपने अब 2 MB की जगह जो है ना एलोकेट करवानी है, कोई हम लेके चलते हैं। अब हमने कहा था ना कि जो पहली आपको जगह मिल जाएगी जिसका साइज 2 MB से बड़ा है, उसमें इसको फिट करवा दो। बेस्ट फिट कहती है नहीं, आप जो है ना पूरी की पूरी रैम को जो है ना स्कैन करो और देखो कि 2 MB या इससे करीब 3 जितनी भी छोटी जगह पॉसिबल हो सकती है वो ढूंढो और उसमें इस प्रोसेस को फिट करवाओ। लेट्स से कि यहाँ पे जगह फ्री थी 1 MB, यहाँ पे कहीं पे फ्री थी 4 MB और नीचे कहीं पे फ्री थी 3 MB।
अभी बस हम इतनी ही रैम का पोर्शन लेते हैं। देखो उस फर्स्ट फिट स्कीम के तहत 1 MB में स्टोर नहीं करवा सकता था, लेकिन जैसे ही मुझे 4 MB मिलती मैं स्टोर करवा देता। बेस्ट फिट इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वो कहती है नहीं, आप पूरी की पूरी अरे को यानी कि रैम को स्कैन करो और इतनी जगह ढूंढो जो 2 MB के बिल्कुल इक्वल हो या इससे करीब 3 हो। तो करीब 3 देखो, इसमें पूरे जो मैंने अभी ड्रा किया रैम का पोर्शन उसमें 3 MB है, तो पूरी अरे को सॉरी रैम को स्कैन करेगा और जो उसको सबसे कम जगह मिलेगी 2 MB के आसपास उसमें जाके इसको स्टोर करवाएगा, यानी कि स्पेसिफिक पोर्शन में 3 MB वाले पोर्शन में स्टोर करवाएगा। और लास्ट हमारे पास है वर्स्ट फिट। ये बिल्कुल जो है ना बेस्ट फिट का उल्टा है। ये कहता है कि आप पूरी रैम को स्कैन करो और बड़े से बड़ा होल ढूंढो, बड़े से बड़ा फ्री मेमोरी का पोर्शन ढूंढो जो इकट्ठा हो। जैसे कि यहाँ पे 1 MB थी, यहाँ पे कहीं पे जाके 3 MB पड़ी थी और एक जगह कहीं पे 10 MB पड़ी हुई थी। तो ये कहता है कि आप पूरी मेमोरी को स्कैन करो और सबसे बड़ा मेमोरी कंटिगुअस ब्लॉक या होल ढूंढो और उसमें इस प्रोसेस को फिट करवाओ। तो ये 3 स्कीम्स है हमारे पास, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। अब देखो बेस्ट फिट की तो आपको समझ आ रही होगी कि आप चाहते हो कि सर जो हमारे पास लेफ्ट ओवर होल है ना, यानी 3 MB की उसको आपने पोर्शन दी थी, तो 1 MB मेरी कम बात से कम सुने। बचे। 1 मिनट में आप ये बात को दोहरा लो फिर आप बताइए। बेस्ट फिट तो कहती है कि कम से कम जो है ना लेफ्ट ओवर होल जो है ना आपका बचेगा। वर्स्ट फिट सर मेरा हम क्यों यूज क्वेश्चन है, एक बात सुने प्लीज। 1 मिनट सिर्फ मैं ये दोहरा लूं फिर मुझे बताइएगा। वर्स्ट फिट हम इसलिए यूज करते हैं कि जब भी हमें चाहिए हो कि यार ठीक है हमने एक प्रोसेस को डिवाइड करवा दिया, लेकिन जो बाकाया जगह बचेगी वो इतनी बड़ी हो कि उसमें कोई और प्रोसेस को हम फिट करवा सके। जी आप बोलें। जी बोलें। सर मेरा वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इन सब में से जो मतलब सूटेबल है, जो हमारी काम जगह घेर है या जो हमारे, लेकिन बेस्ट फिट में ये देखे ना कि हम स्कैन करेंगे तो टाइम टेकिंग है ना ये चीज, लेकिन एज ठीक है, कम्पेयर टू बेस्ट फिट मतलब फर्स्ट फिट ये उसमें वो जगह हो सकता है कि हमारे पास 2 MB का आपकी आवाज डिस्टॉर्ट कर रही है, लेकिन जहां तक डेटा है, मुझे समझ लेकिन आई है आप कह वो रही है, जो फर्स्ट हमारे पास मैं आपको बता देता हूँ। आप ये कह रही है कि सर हमारे पास बेस्ट फिट जो है ना वो अच्छी वो है, बाकियों में या फर्स्ट फिट अच्छी है आप कह रहे हो, बाकियों में पूरी अरे को स्कैन करना पड़ेगा। जो देखो नहीं इंप्लीमेंट करने की जो है ना मुख्तलिफ आगे सर स्ट्रेटजी मेरी बात सुने तो मैं ये नहीं कह आप मैं कह रही हूँ आवाज कि बहुत बेस्ट फिट डिस्टॉर्ट कर वैसे रही तो है। ठीक है, सूटेबल है, बट टाइम टेक ये तो एज कम्पेयर टू बेस्ट फिट फर्स्ट फिट ये है कि वो जगह हो सकता है फर्स्ट वाला जो होल है वो ज्यादा ले, बट ये है कि उसमें हमारा टाइम बच जाएगा और वो हम जो फर्स्ट आएगा उसी में ही वो कर देंगे, पुट कर देंगे। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट में से बेस्ट कौन सा है, तो हम इसका क्या आंसर करेंगे? वही मैं बता रहा हूँ। देखें मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि बेस्ट फिट जो है ना मुझे सबसे सूटेबल लगता है। क्यों लगता है? आप कहोगे सर इसमें तो आपको बारी बारी पूरी फ्रेम को स्कैन करना पड़ेगा। नहीं, जरूरी नहीं है। आप ऐसा करो, फ्री पोर्शन जितने भी आपके होते हैं ना उनको सॉर्ट कर लो। 1 MB वाला पहले पहले आ जाए, उसके बाद 2 MB वाला, 3 MB वाला, 4 MB वाला, इस तरह करके आप उसको सॉर्ट कर लो उसके साइज के हिसाब से। अब आप लेट से आपने 5 MB वाला जो है ना एक प्रोसेसर रिजाइड करवाना है, तो आपको पूरी रैम स्कैन करने की जरूरत नहीं। आप इस पर बाइनरी सर्च लगा दो, जितने भी आपका सॉर्टेड पोर्शन मौजूद है उस पर बाइनरी सर्च लगा दो, आपको विद इन 2-3 पासेस में वो जगह मिल जाएगी जहां पे 5 MB वाला स्टोर हो सकता है। तो इसको आगे मजीद करने के तरीके कार है। और वर्स्ट फिट को देखो हम क्यों यूज करते हैं, मैंने इसलिए बताया था। ये ना समझना कि इसका कोई फायदा नहीं है, इसका बहुत ज्यादा फायदा है। देखो अभी बेस्ट फिट मैंने यूज किया या फर्स्ट फिट यूज किया, तो लेट्स से मेरे पास 5 MB का प्रोसेसर था, मैंने रिजाइड करवाना था, बेस्ट फिट ने मुझे जगह दी 6 MB। ठीक है जी, तो बकाया 1 MB मेरे पास बच गई। और लेट्स से फर्स्ट फिट ने मुझे जगह दी, आप लगा लो कि 9 MB, 9 MB नहीं चली तो ज्यादा हो जाएगी, 6 MB का प्रोसेस है, तो लेट्स से कि 8 MB उसने मुझे जगह दी फर्स्ट फिट ने, तो 2 MB फ्री बच गई मेरे पास। और वर्स्ट फिट ने मुझे दी 100 MB, 100 MB नहीं चलो 40 MB लगा लो आप, ये सबसे बड़ा होल 40 MB का था, तो इसमें मैंने 6 MB वाला स्टोर करवा दिया, बकाया मेरे पास बच गए 34 MB। अब आप देखो कि 2 MB वाले प्रोसेस में भी
ज्यादा से बड़ा प्रोसेस जो है ना वो 2 MB वाला स्टोर हो सकता है। और जो बेस्ट फिट ने मुझे दिया था कि बाकी जो जगह बची 1 MB, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा 1 MB वाला प्रोसेस स्टोर होगा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो वर्स्ट फिट ने मुझे बकाया बचाई है मेरे लिए होल 34 MB, उसमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी और चांसेस है कि मैं कोई ना कोई प्रोसेस बाद में रिजाइड करवा लूंगा एज कंपेयर टू फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट। अब 2 MB और 1 MB का प्रोसेस मेरे पास पता नहीं कब आता है। हाँ, एक मेरे पास रेंज ज्यादा है, 34 MB तक रेंज है, उसमें इस होल में मैं कोई ना कोई प्रोसेस जो है ना बाद में रिजाइड करवा सकता हूँ। इसलिए हर किसी टेक्निक की अपनी एक सिग्निफिकेंस है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बेस्ट है या उसके सब बेस्ट नहीं है, ये टोटली सिनेरियो बेस्ड होती है। और जैसे आप मजीद इसको कम्प्लीकेट करना चाहो, सॉर्ट कर लो और कुछ भी इसके साथ कर सकते हो। तो लो जो आकार है, मतलब जो यूज होता है वो ये ज्यादातर इस तरह ही यूज होता है। सर अभी लास्ट स्लाइड में आपने बताया कि कंटीजियस मेमोरी होती है, तो इसमें जब अगर हमारे कोई दरमियान में कोई होल, कोई स्पेस ऐसी बचती है, तो हम इसे बाद में कंटीजियस करके एक ही बना देंगे, तो वो इस पे जी नहीं जनाब, अप्लाई होगा डायनेमिक वाले पे? ये आगे हम करते हैं, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट है नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। इसमें मुख्तलिफ तरीके कार है हमारे पास, हमने इसकी देख ली थी। क्या इकट्ठी जगह नहीं देनी आपने, बेशक आपके पास नहीं है, अगर है तो दे दो, फिर कोई मसला नहीं। तो इसमें हमारे पास जो टेक्निक्स हैं वो काफ़ी सारी हैं। मेन जो है हमारे पास वो पेजिंग और सेगमेंटेशन है, बाकी सारी से कह लो कि एक्सटेंशन। पहले हम पेजिंग को देखेंगे क्या है, और उससे पहले हम सेगमेंटेशन को देखेंगे क्या है। लेकिन उससे पहले पेजिंग और सेगमेंटेशन के कुछ मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स है, वो हम देखेंगे। मतलब पहले हम उसको समझेंगे कि मसला क्या है, और फिर जब हम पेजिंग और सेगमेंटेशन को पढ़ेंगे तो फिर मैं बता दूंगा कि इसमें मसला आ रहा है। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम उस मसले को समझे, उसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो पहले हम फ्रेगमेंटेशन को समझते हैं, फ्रेगमेंटेशन क्या है। तो देखिए जी, नेक्स्ट स्लाइड आपको शो हो रही होगी फ्रेगमेंटेशन की। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होती है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ये होती है ऐसी जगह जो किसी इस्तेमाल में ना आ रही, अनयूजफुल कह लो या वेस्टफुल, तो वेस्ट हो रही है आपकी जगह पड़ी हुई। सॉरी, ई नहीं, इससे क्या मुराद है देखें। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि यार मैंने जो है ना, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, 3 MB के एक होल जो है ना 2 MB वाले प्रोसेस को दे दिया, तो 2 MB वाले पोर्शन में तो अपने अपने आप को रिजाइड करवा लेगा। अभी एक जगह जो 1 MB जगह बची हुई है ना, इसमें कोई प्रोसेस नहीं पड़ा हुआ, लेकिन स्टिल ये फ्री पड़ी है, कोई आ भी ना रहा इसमें। एक तो ये मतलब मसला मसाइल हो गए। तो दूसरी क्या है कि लेट्स से इसी तरह ये एक 2 MB का पोर्शन था, उसके बाद ये 1 MB वाला फ्री पड़ा है, उसके बाद अगेन 3 MB का पोर्शन है, ये यूज में है, फिर उसके बाद 2 MB वाला कोई फ्री पड़ा है, और इसी तरह इसके बाद 4 MB वाला यूज में है। जो यूज में है मैं उसको थोड़ा सा शेडिड कर रहा हूँ ताकि आपको इजी हो समझने में। अब इसका साइज है 1 MB, इसका साइज है लेट से 3 MB, ये दो फ्री पड़े हैं। अभी देखो मेरे पास एक प्रोसेस आता है, उसका साइज है 4 MB। अब मैं स्कैन करना शुरू करता हूँ। पहले मेरे पास 2 MB का प्रोसेस पड़ा है और वो अपनी जगह लिए हुए, तो इसमें तो मैं इसको स्टोर नहीं करवा सकता। नेक्स्ट मेरे पास है 1 MB खाली जगह, लेकिन क्योंकि कॉन्टिगियस मेमोरी लोकेशन है तो इसमें मैं स्टोर नहीं करवा सकता। नेक्स्ट मेरे पास एक और प्रोसेस पड़ा है, उसमें तो मैं स्टोर करवा नहीं सकता। उसके बाद 3 MB मेरे पास फ्री पड़ी है, इसमें भी मैं स्टोर नहीं करवा सकता। उसके बाद 4 MB का प्रोसेस है, लेकिन वो ऑलरेडी रिजाइड पड़ा है तो इसमें नहीं करवा सकता। अब देखो, अगर आप इस मसले को देखो तो 3 + 1 4 MB आपके पास टोटल जगह बची हुई है रैम के अंदर, और 4 MB का ही प्रोसेस है, लेकिन इसके बावजूद आप इस प्रोसेस को इस रैम के अंदर रिजाइड नहीं करवा पा रहे, एलोकेट नहीं करवा पा रहे। क्यों? क्योंकि ये जगह जो मौजूद है ये कंटिग्यूस नहीं है। अगर तो ये कंटिग्यूस होती है, इकट्ठी होती, 3 + 1 4 MB का होल बन चुका होता, फिर मैं 4 MB के प्रोसेस को इसमें रिजाइड करवा सकता। तो ये दो टाइप्स हैं फ्रेगमेंटेशन की, मैंने समझा भी दिया। अब हम इसको पढ़ते हैं। वो कहता है कि फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट, जैसे मैंने बताया था कि दोनों में कुछ ना कुछ होल रह जाता है। Strategies for memory allocation suffers from external fragmentation. एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है कि टोटल जगह आपके पास अवेलेबल है, जैसे अभी मैंने 3 और 1 की बताई है, लेकिन क्योंकि वो इकट्ठी नहीं होगी, जाहिर है किसी ने जहां पे जो होल मिला होगा फर्स्ट फिट ने वो दे दिया होगा, बेस्ट फिट ने भी जो होल मिला होगा दे दिया होगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी पोर्शन फिर भी रह गया उसका। अब वो उनको थोड़े थोड़े पोर्शन को मिलाएं तो इकट्ठी जगह बन रही है 4 MB, लेकिन वो इकट्ठी नहीं है, इसलिए मैं किसी प्रोसेस को दे नहीं पा रहा। तो वो ये बता रहा है कि टोटल जगह अवेलेबल होती है, लेकिन आप दे नहीं पाते बेस्ट फिट में भी और फर्स्ट फिट में भी। अच्छा, एज प्रोसेस आर लोडेड एंड रिमूव फ्रॉम मेमोरी। अब देखो 2 MB का ये प्रोसेस है, यहाँ पे मैंने इसको लोड कर दिया, इसने जगह घेर ली। इसके बाद यहाँ पे 1 MB का था, लेट से कोई 1 MB का भी प्रोसेस आ गया, उसको भी मैंने जगह दे दी। उसके बाद ये 2 MB का प्रोसेस जब यहाँ से रिमूव होगा तो ये जगह खाली बच जाएगी।
ये बात बता रहा है। एज प्रोसेस आर लोडेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम मेमोरी, द फ्री मेमोरी स्पेस इज ब्रोकन इनटू लिटिल पीसेस। लिटिल पीसेस से क्या मराद है कि लेट्स से 2 MB की जगह कहीं यहाँ पे खाली रह गई, ये निकल के गया, ये वाला निकल के गया, 3 MB यहाँ पे खाली रह गई। अब टोटल 2 × 3 5 खाली है, लेकिन कठिन नहीं है तो आप किसी को दे नहीं पा रहे। हाँ 2 MB या 3 MB वाला प्रोसेस आ जाता है फिर आप दे सकते हो, लेकिन 5 वाला आ गया, देखो 5 जगह आपके पास अवेलेबल है लेकिन आप दे नहीं पा रहे। इस तरह की मसले मसाइल होते हैं। तो अब हम देखते हैं, ये इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, कि जगह आपके पास अवेलेबल है लेकिन वेस्ट हो रही है, आप एलोकेट नहीं कर पा रहे चाहने के बावजूद। तो फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन याद रखना कि मेमोरी जो वेस्ट होती है उसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल मैंने अभी को आपको समझा दिया है कि टोटल जगह आपके पास अवेलेबल हो लेकिन वो स्कैटर्ड हुई हो, तो फिर इसी वजह से आप किसी भी प्रोसेस को ना दे पाए, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है जहां पे आपने पार्टीशनिंग की हुई हो। अभी हम पेजिंग में देखेंगे जहां पे हम पार्टीशन करेंगे, ज्यादातर वहां पे होती है। क्या होता है कि जो आप प्रोसेस को आपने एक पार्टीशन या कह लो पोर्शन एलोकेट किया है, उसका साइज प्रोसेस के साइज से थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे 2 MB का प्रोसेस है तो 3 MB की जगह मिल गई। अभी 1 MB का जगह बच गई है ना, ये किसी प्रोसेस को भी नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि हो सकता है कि 1 MB का प्रोसेस आए ही ना। तो ये जो पार्टीशन के या पोर्शन के अंदर जगह रह जाती है, इस मेमोरी वेस्टेज को बोलते हैं ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल लफ्ज इसलिए निकला है क्योंकि ज्यादातर ये वहां पे होती है जहां पे आपने ऑलरेडी पार्टीशनिंग की हुई है, और क्योंकि पार्टीशन के अंदर जगह है ये जो वेस्ट हो रही है, इसलिए इसका नाम है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो ये 2 टाइप्स के हमारे पास फ्रेगमेंटेशन है, एक्सटर्नल और इंटरनल। यहाँ पर आप लोगों ने समझना है। आगे मैं पेजिंग और सेगमेंटेशन में बताऊंगा कि कौन सी फ्रेगमेंटेशन जो है ना वो होती है। तो अब ये इलस्ट्रेशन से भी समझ लो क्या चीज है। देखो ये एक आपके पास जो है ना प्रोसेस यहाँ पे कोई पड़ा है, और इस तरह एक प्रोसेस यहाँ पे। अब ये रीशेयर कर जो लो, चल रहा है ज्यादा आपका नेट। फ्री शेयर किया ना, ये बिल्कुल जाता रहेगा। चलो फिर मैं कर देता हूँ। अब देखो 40 KB, ये 40 यूनिट जो भी कुछ भी लगा लो, यहाँ पे फ्री आपका, और 10 यहाँ पे फ्री है, और 5 यहाँ पे फ्री है, तो टोटल 40 + 10 + 5 55 KB आपके पास रैम में फ्री जगह है। अब एक प्रोसेस आता है वो कहता है कि मुझे 50 KB मेमोरी स्पेस शो ही चाहिए। नहीं हो रही। हाँ जी, शो नहीं हो रही? हो रही है सर शो। सर हो रही है। अब हो गई सर। ठीक है, तो वो प्रोसेस कहता है कि मुझे 50 KB जगह चाहिए। अब देखो, हालांकि मेरे पास टोटल जगह फ्री है 55 KB, लेकिन इस प्रोसेस को जो 50 KB रिक्वायर कर रहा है मैं जगह नहीं दे सकता, क्योंकि जो मेरे पास मेमोरी स्कीम लगी हुई है वो है कंटिग्यूअस, और वो कहती है कि इकट्ठी जगह देनी है, तो मैं नहीं दे सकता। तो ये आपके पास है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब हम इंटरनल को देख लेते हैं कि इंटरनल क्या है। देखो लेट्स से कि मैंने जो है ना डायनेमिक पार्टीशनिंग की हुई है। ये कोई प्रोसेस है इसके 2 जगह MB जगह घेरी हुई थी, इसको मिल गई। जो यहाँ पे ग्रीन है ना, ये अच्छा चलो छोड़ो। उसके बाद 4 MB का प्रोसेस था, इसको जगह मिल गई। उसके बाद एक और 4 MB का प्रोसेस आया, उसको जगह मिल गई। और इस तरह कोई 8 MB का प्रोसेस आया, उसको मिल गई, उसने भी जगह छोड़ दी। अब लेट्स से ये जो 4 MB का प्रोसेस था ना, इसने अपनी जगह फ्री कर दी। अब 4 MB का मेरे पास यहाँ पे होल मौजूद है, ये मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये फ्री है। अब एक प्रोसेस आता है वो कहता है कि मुझे जो है ना 3 MB जगह दो। तो मैंने यहाँ से नीचे शुरू किया, 2 MB जगह मिली, इसमें फ्री नहीं करवा सकता। इसमें ऑलरेडी एक प्रोसेस मेरे पास बैठा हुआ है 4 MB का, ये भी नहीं मैं उसको दे सकता सेकंड वाली। हाँ जैसे ही मैं थर्ड पे मूव किया होल पे, उसका साइज 4 MB है और वो 3 MB से क्योंकि बड़ा है, तो हाँ इसमें मैं स्टोर करवा सकता हूँ। तो मैंने ये पोर्शन इसको दे दिया। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ जहाँ पे अब मैं रिसेंटली शेड कर रहा हूँ, प्रोसेस P1 जिसका साइज 3 MB है वो आके रिजाइड हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ है, इसी पार्टीशन के अंदर 1 MB जगह फ्री रह गई है। तो इस किस्म की फ्रेगमेंटेशन या मेमोरी वेस्टेज जो एक पार्टीशन के अंदर हो, इसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, ये हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं कि सर फ्रेगमेंटेशन को कहते इंटरनल हैं। हमारी सर इंटरनल हमारी नॉन कंटीजियस में आएगी और एक्सटर्नल कंटीजियस में आप कहना चाह रहे हैं? पार्टीशन के अंदर देखो, कंटीजियस तो हमने देनी है ना, तभी तो ये मसले मसाइल हो रहे हैं। नॉन कंटीजियस दें तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो पार्टीशनिंग हो ही ना, सॉरी फ्रेगमेंटेशन हो ही ना। जी जी, मैं इसीलिए यही आपने भी बात की ना लास्ट, तो मैं भी यही सोच रहा था कि वो कंटीजियस है तो ये मसले हो रहे हैं। तो देखो हमारे पास दो टेक्निक्स हैं फ्रेगमेंटेशन को कम करने की, एक है कोलेसिंग और एक है कॉम्पैक्शन।
दोनों का काम करने का तरीका सेम है। वो कहते हैं कि आपके रैम के अंदर जितने भी फ्री होल मौजूद है ना, सबको इकट्ठा कर दो। बस कितने होल्स पे करना है, ये टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे कंपैक्शन क्या कहती है, कंपैक्शन कहती है कि आपकी रैम के अंदर जितने भी फ्री होल मौजूद हैं, बेशक जहां पे भी हैं, सबको इकट्ठा करके एक साइड पे ले आओ। उससे क्या होगा कि काफी सारा बड़ा होल बन जाएगा, और आप जैसे अभी मैंने कहा था कि 3+4 MB फ्री थी, लेकिन आप 4 MB का प्रोसेस रिजाइड नहीं करवा रहे थे, तो कंपैक्शन करने के बाद 4 MB इकट्ठी हो जाएगी, आप वहां पे स्टोर करवा सकोगे। कोलेस्टिंग क्या कहती है, ये इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कहती है कि देखो, कोई इस तरह की स्कीम आपके पास बन जाती है, लेट्स से यहाँ ऊपर भी आपके पास कोई प्रोसेस रिजाइड कर रहा है और नीचे 2 MB कोई फ्री होल पड़ा है, और बिल्कुल इसके नीचे किसी वजह से एक और होल क्रिएट हो गया 1 MB का, और नीचे कोई और प्रोसेस पड़ा है कुछ कितने MB को, तो अगर कहीं पे 2 होल आपको इकट्ठे मिल जाए, सिर्फ इन 2 होल की बात हो रही है, उनको आपस में इकट्ठा कर दो, ये मिलकर 3 MB बन जाएंगे। तो क्या कुछ तो साइज बड़ा हो गया, हो सकता है क्योंकि 3 MB का प्रोसेस हो और आप इसमें रिजाइड करवा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसका काम करने का तरीका। इलस्ट्रेशन में आप देख भी लोगे, आप देखो ये हमारे पास जो पहली इलस्ट्रेशन है जिसको मैं इंसर्कल करने लगा हूँ, ये बात हो रही है कोलेस्टिंग की कि अगर इकट्ठे 2 होल फ्री आपको मिल जाते तो उनको रिजाइड कर दो। तो देखो कैसे काम करते हैं। अब देखो एक 20K का होल यहाँ पे फ्री है मेरे पास, एक 10K का यहाँ पे फ्री है, और एक 10K का यहाँ पे है। अब देखो इकट्ठे सिर्फ ये 2 है मेरे पास। अगर कंपैक्शन होती तो तीनों के तीनों हम मिला देते, लेकिन हम कोलेस्टिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो जहाँ पे 2 इकट्ठे मिलेंगे सिर्फ उन्हीं को आपने मिला के एक बड़ा कर देना। तो मैंने मिला के 30K का एक नया होल बना दिया। इसके मुकाबले में कंपैक्शन कैसे काम करती है वो हम इसमें देखते हैं। अब देखो आप सारे होल देखते हैं, ये 20K का है, ये 10K का है, और ये 10K का, तो टोटल हमारे पास 40K बन रहा है। तो वो कहता है कि देखो सारे के सारे होल को रैम के एक साइड पे ले आओ। हम देखो किसी एक साइड पे सब के सब होल को मूव करते हैं, और बाकी दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली जाहिर प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम और जितने भी वो चीजें मूव हो जाएंगी। अब ये टोटल सारी इकट्ठे होकर 40K बन गई। अब ये है कि हाँ, जब भी कोई प्रोसेस ऐसा आएगा जिसका साइज 30 या 40 होगा, जैसे पहले मैं नहीं दे पा रहा था, अब मैं उसको मेमोरी जो है ना वो दे पा। ये 2 टेक्निक्स है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन से निपटने के लिए। लेकिन आगे हम मजीद चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी इन चीज़ों को मतलब नॉन कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन की तरफ आते हैं। पहले हम कंटिग्यूस की तरफ जा रहे थे, अब हम नॉन कंटिग्यूस कहती है कि जरूरी नहीं है कि आप सारे प्रोसेस को इकट्ठी मेमोरी दो। हाँ, अगर आप जहाँ पे जितनी जगह मिलती है वहां पे दे दो, तो ओवरऑल आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस और मेमोरी वेस्टेज कम हो जाती है। तो अब हम उसकी जो पहली स्कीम है वो हम देखते हैं, वो है पेजिंग। लेकिन ये पेजिंग क्या कहती है, मैं इसको थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। पेजिंग कहती है कि जहाँ पे आप प्रोसेस को बैकिंग स्टोर में लेके आते हो या लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो उसकी होगी, उसको आप फिक्स्ड साइज पोर्शन में डिवाइड कर दोगे। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरा कोई जितना भी है, मैं 2 MB जगह ले लेता हूँ, मैं बेशक 1 GB भी उसका साइज है ना, उसके 2 MB के मैं जितने भी 500 बनेंगे, जितने भी बनेंगे उतने पोर्शन उसको बनाता हूँ। अभी साइज कितना लेना होता है इसके लिए थोड़े से रूल्स हैं। बस आप ये रखोगे कि 2 की पावर में लेना है अपना जो भी साइज लेना है, जितना आप साइज रखते हो। 2 की पावर 0 हो सकती है, 2 की पावर 1 हो सकती है, 2 की पावर 2 KB हो, MB हो, वो एक अलग बात है, लेकिन 2 की पावर में होनी चाहिए जो भी आप साइज लोगे। 2 MB मैंने लिया है जो 2 की पावर 1 है, तो इस तरह करके मैं उसका लेट्स से मैं मान के चलता हूँ कि 8 MB मेरे प्रोसेस का भी साइज, तो मैंने 2 MB के 4 उसके पोर्शन में डिवाइड कर दिया। पेजिंग कहती है कि एक तो अपने लॉजिकल एड्रेस स्पेस या उस प्रोसेस को जो कि अभी रेडी क्यू में मौजूद है, जो कि रेडी बैकिंग स्टोर में मौजूद है, वहां पे इसको डिवाइड करना है। और बिल्कुल इसी तरह जो आपकी रैम है, फिजिकल मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, उसको भी आपने पोर्शन में डिवाइड करना है। और जो आपने इस प्रोसेस को डिवाइड करते हुए पोर्शन का साइज रखा था, एग्जैक्ट वही साइज आपने फिजिकल मेमोरी रैम को डिवाइड करते हुए उसके पोर्शन का, यानी कि 2 MB। वहां अगर 1 MB था तो यहाँ पे भी 1 MB, वहां पे 4 MB था तो यहाँ पे 4 MB। अब जो आपने किसी प्रोसेस की लॉजिकल एड्रेस स्पेस या अब अगर आसान लफ्जों में कहो जो प्रोसेस को ही आपने डिवाइड किया था, उसमें जो एक पोर्शन था उसको हम बोलते हैं पेज। और जो आपने फिजिकल मेमोरी में उसको मुख्तलिफ पोर्शन में डिवाइड किया है, उस एक पोर्शन को हम बोलते हैं फ्रेम। हमारी कंडीशन ये है कि जो पेज साइज है, अब मैं सिर्फ साइज पेज लिखूंगा, साइज नहीं लिखूंगा, साइज आप समझोगे मैंने लिख दिया, वो लाजमी इक्वल होना चाहिए फ्रेम साइज के, तब हमारी जो है ना पेजिंग काम करेगी, अदरवाइज नहीं। अब ये सर ये फ्रेम सर ये रिपीट कर दें।
मैंने कहा जी प्रोसेस को आप डिवाइड कर लो पोर्शंस में, उस हर पोर्शन को आप कहोगे एक पेज। जितना उस पेज का साइज है ना, एग्जैक्ट उसी साइज के आपने प्राइमरी मेमोरी को भी पोर्शंस में डिवाइड कर देना, यानी कि रैम को भी। और जो एक रैम का पोर्शन जो आपने डिवाइड किया है उसको बोलोगे फ्रेम। और सर ये जो पेज हम करेंगे अपने प्रोसेस के टुकड़े, ये हम करेंगे उसके अंदर हार्ड डिस्क में? जी बिल्कुल, बैकिंग स्टोर में। ये बात अच्छी से समझनी है आप में, और बाकी जिन्होंने रट्टे लगाए हैं उसमें डिफरेंस होना चाहिए। देखो, आप एक प्रोसेस को रैम के अंदर लेके आने के बाद डिवाइड नहीं कर सकते। कैसे करोगे? आपने लेके तभी आना है जब वो ऑलरेडी रैम डिवाइड हुई हुई हो। अब रैम को आपने डिवाइड किया हुआ है 2-2 MB में, प्रोसेस है 8 MB का, कैसे लेके आओगे मुझे बताओ? उसको जैसे बाकी पहले पढ़ते आए हो ना, वैसे नहीं पढ़ना। आंखें खोल के और कान खोल के इसको समझनी है, ये चीजें कैसे होती हैं। लॉजिकल एड्रेस स्पेस सर को, यही लॉजिकल एड्रेस स्पेस हमेशा सेकेंडरी मेमोरी में बनती है। हाँ, वो फाइल सिस्टम का हिस्सा नहीं होती, अलग पोर्शन होता है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस हमेशा वहां बनती है, और ये उसी को डिवाइड करना है आपने। देखो, एक रैम में एक चीज आ गई है, उसको कैसे डिवाइड करोगे आप मुझे बताओ? रैम का वो कह रहा है कि आपने 2 MB साइज रखना है, प्रोसेस का साइज है 8 MB। वो पहले तो ये बताओ कि 8 MB वाले प्रोसेस को 2 MB में स्टोर कैसे करवाओगे? बोलो। नहीं होगा सर। वही ना, इसका मतलब है ये कहीं और पे होता है, रैम के अंदर जी जी। कम से कम बिल्कुल। तो देखो जी, क्या इसका पहला पॉइंट मैं पढ़ने लगा हूं, अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मजीद इसकी चीजें हम आगे देखेंगे। वो कहता है कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ प्रोसेस कैन बी नॉन कंटिगुअस। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है? प्रोसेस इज एलोकेटेड फिजिकल मेमोरी व्हेन एवर द लेटर इज अवेलेबल। अब इस कंफ्यूज नहीं होना, आगे सारी क्लियर होती जाए। जिसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखो, डिवाइड फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स। रैम को डिवाइड करोगे ब्लॉक्स में, और उस एक ब्लॉक को कहोगे फ्रेम। इस तरह बिल्कुल प्रोसेस को भी, उसकी भी लॉजिकल मेमोरी को ब्लॉक में डिवाइड करोगे, और उसमें से हर एक ब्लॉक को बोलोगे पेज। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद क्या करना है? कीप ट्रैक ऑफ ऑल फ्री फ्रेम्स। एक कोई ऐसा डाटा स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो रैम के साथ लिंक होगा। रैम में जिस जिस जगह पे जो जो फ्रेम फ्री अवेलेबल है, उसका सारा का सारा रिकॉर्ड इस डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर करवाओगे। अभी इस डाटा स्ट्रक्चर क्या नाम है हम आगे देखेंगे। अच्छा, when a process is to be executed, let's say कोई प्रोसेस है P1, उसको आपने एग्जीक्यूट करना है, और ऑलरेडी आपने इसको डिवाइड किया हुआ है लेट्स से 3 पेज। तो इसका क्या मतलब है? इट्स पेजेस आर लोडेड इनटू एनी अवेलेबल मेमोरी फ्रेम। तो एक पेज उठाओगे, इस डाटा स्ट्रक्चर की मदद लोगे, ये बता देगा कि इस जगह पे फ्री फ्रेम है, उस जगह पे इस पेज को जाके रिजाइड करवा दोगे रैम का। सेकंड पेज उठाओगे, इस डाटा स्ट्रक्चर की मदद लोगे, ये आपको एक लोकेशन देगा, उस लोकेशन पे आके इस पेज को रिजाइड करवा दो, एंड सो ऑन। उसका क्या मतलब हुआ? टू रन अ प्रोग्राम ऑफ साइज ऑफ n पेजेस। n से मुराद लेट्स से मैं ले लेता हूँ 4। वो कह रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर 4 पेजेस हैं, उसको रन करने के लिए आपको 4 फ्रेम्स की ही जरूरत पड़ेगी, यानी कि n पेजेस हैं तो n फ्रेम्स ही आपको चाहिए होंगे। अच्छा, द बेकिंग स्टोर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। जाहिर है प्रोसेस ने डिवीजन ही उसकी बेकिंग स्टोर में होनी है, तो बेकिंग स्टोर को भी आप डिवाइड कर देते हो, और एग्जैक्ट वही साइज रखते हो जो कि प्रोसेसर का रखना होता है। तो ये घुमा फिरा के वही बात की गई है कि बेकिंग स्टोर में ही डिवीजन होती है। अच्छा, अब हम बताते हैं कि इस डाटा स्ट्रक्चर का क्या नाम है। इस डाटा स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेज टेबल। और इसी तरह एक डाटा स्ट्रक्चर हम और बनाएंगे, इसको बोलेंगे फ्रेम टेबल। सर जी अब सर ये बड़ा क्लियर होगी आपकी वो मुझे हार्ड डिस्क वाली बात अब यहाँ पे आके समझ आ गई है कि उसे क्यों कह रहे, जी क्योंकि प्रोसेस तो हार्ड डिस्क में डिफरेंट साइजेस के थे, उनको पहले पेजेस में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रेम में ला सकेंगे, तो उसके लिए बैकिंग फ्रेम में स्टोर पे उसके पेज बिल्कुल और मेन मेमोरी में उसके फ्रेम बना देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो ठीक देखो, पेज टेबल क्या है? डाटा स्ट्रक्चर है, और आपको पता है कि डाटा स्ट्रक्चर ज्यादातर अरेज के थ्रू ही इंप्लीमेंट होता है। क्या करेगा? टू ट्रांसलेट लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेसेस। हमने तो ये काम पढ़ा था कि एमएमयू करता है, तो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है। उसका मतलब ये हुआ कि एमएमयू की एक इंप्लीमेंटेशन तो हम पहले पढ़ चुके हैं बेस और लिमिट रजिस्टर के थ्रू। दूसरी इंप्लीमेंटेशन अब हम पढ़ने लगे हैं कि पेज टेबल भी असल में एमएमयू को इंप्लीमेंट करने का ही एक तरीका है।
क्योंकि ये भी वही काम कर रहा है, फिजिकल एड्रेस सॉरी लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये कैसे होता है हम आगे सारा देख लेते हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको एमसीक्यूज के हवाले से लाजमी तौर पे आपने ये ध्यान रखने। तो चीजें इसको हम देख लेते हैं क्या है। व्हेन अ प्रोसेस नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड, पहला पॉइंट देखते हैं। द प्रोसेस पेजेस फ्रॉम लॉजिकल मेमोरी स्पेसेस आर लोडेड इनटू फ्रेम्स ऑफ फिजिकल मेमोरी एड्रेस स्पेसेस। हमने देख लिया कि जहां पे वो पहले मौजूद था यानी कि बैकिंग स्टोर, जिसको हमने लॉजिकल एड्रेस स्पेस कहा था, वहां से उसको उठा के आपको फ्रेम में लेके यानी कि फिजिकल एड्रेस स्पेस में लेके आना पड़ेगा, ये जो हम पहले से जानते हैं। अच्छा, नाउ द एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू फॉर एक्सेसिंग द फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वो कहता है कि अब पहले तो सीपीयू हमें कह देता था कि लेट्स से ये मैंने एक वर्चुअल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस बनाया है 1, और अब बाद में हम बेस एड्रेस में इसको ऐड करके एक्चुअल लोकेशन ले लेते थे। लेकिन अब हमारे पास थोड़ा सा चेंज है। अब जो हमारे पास सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा ना, उसके दो पार्ट्स, एक को हम बोलेंगे पी और एक को हम बोलेंगे डी। पी बताएगा कि इस प्रोसेस के, लेट्स से अभी मैं बताता हूं कि सीपीयू को चाहिए कि मुझे जो है ना इस प्रोसेस था ये, इसको आपने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इसके इस पेज में जो है ना, लेट्स से कि सेकंड इंस्ट्रक्शन जो पड़ी है, ये डाटा मुझे चाहिए करंटली। तो अब तो पहले तो पूरा प्रोसेस होता था, सीपीयू डायरेक्ट कह देता था कि इसका एड्रेस है 2, हम वहीं पे चले जाते थे, हमें पता था। लेकिन अब देखो 2 इस पेज में भी होगा कोई ना कोई एड्रेस, 2 इस पेज में भी कोई ना कोई एड्रेस होगा, इस पेज में भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो सिर्फ 2 कहने से अब हमें समझ नहीं आएगी कि कौन से पेज की बात हो रही है। उसका मतलब मुझे यह है कि मुझे 2 चीजें बतानी पड़ेंगी। एक तो ये कि पेज नंबर कौन सा है, ये लेट्स से इसका पेज नंबर है 1, ये है पेज नंबर 2 और पेज 3, 3 पेज में मैंने प्रोसेस को डिवाइड किया हुआ है। पहले तो मैं बताऊंगा कि कौन से पेज की मैं बात कर रहा हूँ, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, और फिर मैं बताऊंगा कि एक्चुअल जो इंस्ट्रक्शन है, अब हो सकता है कि इसमें 10 इंस्ट्रक्शन हो, उसमें से मुझे दूसरी चाहिए। तो 2 चीजें मैंने बताई, एक 3 के 3 नंबर पेज में जाओ और उसमें जो सेकंड नंबर में इंस्ट्रक्शन पड़ी है वो लेके आओ। तो यही बात यहाँ पे है, वो बता रहा है कि आप जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट होगा उसमें 2 चीजें बताई जाएंगी कि ये जो इंस्ट्रक्शन या डाटा करंटली सीपीयू को रिक्वायर है, एक तो ये बताएगा कि इस प्रोसेस के किस पेज में मौजूद है, और हो सकता है कि उस पेज में एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस हो, तो फिर वो मुझे बताएगा कि इस पेज में जाके इस नंबर वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, उसके हिसाब से मुझे डेटा दो। तो ये 2 बातें हैं कि पेज नंबर बताया जाएगा और पेज ऑफसेट। ऑफसेट कहते हैं रीलोकेट करने को, आगे एक्सपेंड करने को। जैसे अभी अरे का ऑफसेट होता है, जैसे अभी मैंने बताया था कि अरे के 5वें इंडेक्स तक जाना है तो आप इस तरह लिखते हो, वो 5वें इंडेक्स पे जो डाटा पड़ा होता है वहां चला जाता है। तो बिल्कुल वो पेज नंबर बताएगा 3 और साथ कहेगा कि 2, यानी कि पेज नंबर 3 में जाके उसके जो सेकंड नंबर पे डाटा इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है उसको लेके आओ। अभी आगे चीजें मजीद क्लियर हो जाए। लेकिन हमने ये बात हमें पता लगी कि 2 चीजों की जरूरत क्यों थी, क्योंकि अब सिर्फ प्रोसेस एक नहीं है, उसके अंदर मजीद डिवीजन हुई हुई है। तो मुझे डिवीजन का भी बताना है कि इस पेज के अंदर मेरा डाटा मौजूद है। अच्छा, द पेज टेबल यूजेस पेज नंबर एज इंडेक्स। ये क्या होता है, पेज नंबर क्या होता है, हम समझ लेंगे आगे जब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, अभी इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर प्रोसेस का जैसे एक पीसीबी अलग होता है, तो हर प्रोसेस का एक अलग पेज टेबल होगा। यानी कि हमें अगर एक वक्त में मुझे कहा जाए कि आपकी रैम में 5 प्रोसेस मौजूद हैं, तो कितने पेज टेबल आपके रैम के अंदर मौजूद होंगे? तो कम से कम 5 होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, वो क्यों हो सकते हैं मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन कम से कम 5 तो होंगे ही होंगे। और दूसरी बात जो आपने याद रखनी है कि पेज टेबल जो है वो भी रैम के अंदर ही मौजूद होता है, और वो भी एक फ्रेम के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि हमने अब रैम को फ्रेम्स में डिवाइड किया हुआ है, तो हमने उसमें भी एक फ्रेम जो है वो पेज टेबल के लिए भी मखसूस करना होता है। या दूसरा तरीका ये होता है कि हम किसी कैश में या रजिस्टर में स्टोर करवा सकते हैं पेज टेबल को, लेकिन अभी के लिए जो आप ये समझोगे रैम के अंदर होता है। तो पेज टेबल कंटेन्स, क्या कंटेन करता है पेज टेबल? बेस एड्रेस ऑफ द पेज स्टोर्ड इन द फ्रेम ऑफ फिजिकल मेमोरी स्पेस। अभी हम इसकी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, फिर आपको मजीद क्लियर होगी। बेस एड्रेस हमें पहले पता क्या होता है। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं। तो देखो जी कैसे काम होता है। अब ये मेरा जो है ना एक प्रोसेस है P1, उसको मैंने जो है ना पेजेस में डिवाइड कर लिया। ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। अब यहाँ पे जो है ना मैं एक डेटा स्ट्रक्चर बनाता हूँ।
जो मुझे बताता है एक पेज नंबर और एक फ्रेम नंबर। जैसे मैंने पेजेस को डिवाइड किया है, सॉरी प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड किया, बिल्कुल उसी तरह मैं रैम को भी फ्रेम्स में डिवाइड करता हूँ। तो लेट्स से ये फ्रेम नंबर F1 है, ये फ्रेम नंबर F2 है, ये फ्रेम नंबर F3 है और ये फ्रेम नंबर F4 है। अब जरूरी नहीं है कि सारे फ्री हों, लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि सारे फ्री पड़े। अब मैंने इस पूरे प्रोसेस P1 को रैम के अंदर लेके आना है। अब पूरा प्रोसेस नहीं आएगा, बारी बारी पेजेस आएंगे। तो ये पहला पेज ये है, ये मैं MMU जो भी आप बाद में स्कीम को देखेंगे, इसने आना है। ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में आप ये समझो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको डिसाइड करके देगा कि आपने रैम में कहाँ जाना है। तो उसको पता चल गया कि पहला फर्स्ट फ्रेम जो है फ्री है, तो वो कहेगा पेज P1 यहाँ पे आ जाए, और फौरी तौर पे वो अपने पेज टेबल में इसको अपडेट करेगा कि पेज, इस प्रोसेस का जो पेज P1 है वो फ्रेम नंबर F1 में सेव हुआ है। इसके बाद वो दूसरा पेज उठाएगा और लेट्स से कि उसको जगह मिली है F4 में, यहाँ पे इसको सेव करवा देगा, क्योंकि सेम साइज के हैं तो कोई मसला नहीं होगा। फौरन से वो अपने पेज टेबल को अपडेट करेगा कि जो इस प्रोसेस का पेज नंबर 2 है वो रैम में फ्रेम नंबर 4 में सेव हुआ है। इसी तरह जो नेक्स्ट पेज है, लेट्स से ये था, इसको जगह मिल गई यहाँ पे फ्री, F2 में सेव करवा के यहाँ पे एंट्री करेगा कि पेज 3 जो है वो फ्रेम नंबर F3 में सेव हो गया। तो ये जहाँ पे मैं इसका सारा रिकॉर्ड रखता हूँ कि कौन सा पेज मेरा फ्रेम मेमोरी में किस जगह पे पड़ा है, इसको हम बोलते हैं पेज टेबल। और यही मुझे हेल्प करेगा बाद में आगे जाके एड्रेस ट्रांसलेशन में वापस। अभी तक यहाँ तक समझ आ गई है? यहाँ तक कोई इशू नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है, ये भी वही चीज है, ये थोड़ा सा मजीद अब इसके नंबरिंग शंबरिंग करके लिखा हुआ है। तो देखो ये हार्ड डिस्क का पोर्शन है, प्रोसेस को पेजेस में पेज 0, 1, 2, 3 में डिवाइड कर लिया गया है। अभी शुरू में ये पेज टेबल होता है खाली, क्योंकि अब तो मैंने कर दिया है, तो ये करी हुई इलस्ट्रेशन है। लेट्स से पेज 0 था, उसको जगह मिली फ्रेम 1 में फ्री, तो उसको यहाँ पे स्टोर करवा दिया गया। और बिल्कुल इसी तरह मैंने बताया कि पेज 0 जो है वो फ्रेम नंबर 1 में स्टोर हो गया, और इसी तरह बाकी पेज नंबर 1 आया, उसको जगह मिली लेट्स से फ्रेम नंबर 3 में, तो वहां पे स्टोर करवा दिया। और साथ ही बता दिया कि पेज नंबर 1 जो है फ्रेम नंबर 4 में सेव है। अच्छा ये नीचे सेव है, एंड सो ऑन, ये सारा का सारा वही चीज है, बस इसमें बाकायदा नंबरिंग की हुई। अब हम देखते हैं कि सीपीयू जो है लॉजिकल एड्रेस जो जनरेट करेगा, जैसे हमने पढ़ा है कि 2 होंगे, वो कैसे चीज का पता चलेगा। अब यहाँ पे जो है ना सीपीयू बताएगा कि भाई मुझे 2 चीजें बताएगा कि मुझे यहाँ से डेटा ला के दो। एक तो बताएगा पेज नंबर और एक बताएगा ऑफसेट। अब ये क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखो अब लेट्स से मुझे जो है ना सम का फंक्शन कॉल करना था, और सम के फंक्शन की जो फर्स्ट लाइन है ना वो पेज नंबर 4 में पड़ी है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट x और y, कुछ भी है 2 नंबर के लिए, तो मैंने ये एग्जीक्यूट करवानी है। तो मैं पहले तो ये बताऊंगा कि ये जो फंक्शन है ना ये किस पेज में पड़ा है। देखो अब 4 पेजेस हैं प्रोसेस के, अब अकेला प्रोसेस नहीं है, तो मुझे बताना पड़ेगा, बजाय से कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले पूरे पेज को स्कैन करे, उसको पता चले कि इसमें नहीं है फंक्शन, फिर दूसरे पेज पे है उसको पूरे को स्कैन करे, वहां पे भी नहीं है, फिर तीसरे पे है उसको स्कैन करे नहीं। तो यहीं से हम उसको बता के चलते हैं। तो पहले तो मैं बताऊंगा कि ये ले पेज नंबर 4 में है, और फिर मैं बताऊंगा कि ये इंस्ट्रक्शन पर्टिकुलर कौन से नंबर पे मौजूद है। अब लेट्स से कि मैं कहता हूँ उसके अंदर 4 ही इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2 पेज के अंदर, इंस्ट्रक्शन 3, इंस्ट्रक्शन 4, और मुझे ये चाहिए इंस्ट्रक्शन 2 वाली। दूसरा नंबर बताऊंगा कि 2। इसका ये मुराद हुआ कि 4th नंबर पेज पे जाके सेकंड इंस्ट्रक्शन मुझे दी जाए, वो उठा के जो है ना रैम के अंदर लाई जाए। अब ये एक्चुअल, अब तो ये तो देखो लॉजिकल एड्रेस है, सीपीयू जनरेट कर रहा है। अब देखो एक्चुअल में फ्रेम 4 पे मुझे क्या पता क्या चीज है, अब मैं नहीं बता सकता। अब मुझे एक्चुअल पेज 4 की जगह ढूंढनी है। पहला काम मेरा ये है कि पेज 4 जहां पे एक्चुअल में रैम के अंदर मौजूद है वो है ना एक्चुअल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, वो मैंने ढूंढना है। और मैंने बताया था कि ये काम हमारा करेगा पेज टेबल। क्यों करेगा? क्योंकि जब जब जैसे जैसे मैं पेजेस को ला रहा था रैम के अंदर, उनकी मैं एंट्रीज कर रहा था कहाँ पे, पेज टेबल के अंदर, कि ये पेज नंबर P1 है, इसको मैंने फ्रेम नंबर F1 में स्टोर करवाया है, ये P2 है, इसको F3 में स्टोर करवाया है। तो सारा कुछ मैंने पेज टेबल में ऑलरेडी स्टोर करवाया हुआ है, बस उससे मैंने पूछना है। तो बस उसने मुझे कहा कि पेज P4 का मुझे बताओ कहाँ पड़ा है, तो मैं फौरन से गया पेज टेबल में, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ऑलरेडी इसमें स्टोर करवाया हुआ है, और पेज टेबल में वैसे एंट्रियां बनी हुई है ऐसे करके।
ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, और उसके अगेंस्ट फ्रेम नंबर पड़ा है कि लेट से ये फ्रेम नंबर 2 में पड़ा है, ये फ्रेम नंबर 4 में पड़ा है, और जो मेरा है पेज नंबर 4 लेट से फ्रेम नंबर 15 में पड़ा है। तो बस मुझे फ्रेम नंबर एक्चुअल पोजीशन मिल गई कि फ्रेम नंबर 15 में मेरा पेज नंबर 4 पड़ा है। तो देखो अब एक चीज मुझे मिली है, अभी जाहिर है वो पूरा पेज गया था फ्रेम नंबर में, तो मुझे पूरा पेज नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्टली सेकंड नंबर वाली इंस्ट्रक्शन चाहिए। और सेकंड नंबर वाली इंस्ट्रक्शन मुझे कहां से मिलेगी, वो सीपीयू ने मुझे अलग से बता दी है। तो बस मैंने क्या करना है, पहले मेरे पास वर्चुअल एड्रेस पेज का और उसका ऑफसेट आ रहा था, अब मुझे फ्रेम नंबर भी मिल गया, तो बस मैंने ये करना है कि फ्रेम नंबर के साथ यही वाला ऑफसेट 2 इसको ऐड कर देना है। अब फ्रेम नंबर मेरे पास आया 15, तो मैं 15 नंबर फ्रेम में जाऊंगा, उसके अंदर 4 इंस्ट्रक्शन पड़ी होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो मुझे कौन सी उठानी है, 2 नंबर वाली, तो एक को छोड़ के मैं 2 नंबर वाली उठा लूंगा और वो ही ला के जो है मैं सीपीयू को दे दूंगा भी ये आपको ये चीज चाहिए। समझ आई इस चीज की कैसे वर्क किया इसने? जी सर। जी सर। ठीक है, अब अगेन देख लो, अब मैं सारा क्लियर कर दिया। उसने मुझे कहा कि पेज नंबर 4 और उस पे सेकंड इंस्ट्रक्शन चाहिए। ठीक है जी, मैं सीधा गया पेज टेबल में, पेज टेबल के अगेंस्ट मुझे 4 नंबर के पेज के अगेंस्ट फ्रेम नंबर मिला 15। अच्छा, तो मैंने क्या किया कि 15 तो मुझे पता चल गया, लेकिन 15 के अंदर भी 4 इंस्ट्रक्शन है, मुझे कौन सी चाहिए, सेकंड। तो सेकंड मुझे कहां से पता चलेगी, यही जिसको मैंने डी बोला था, 15 के साथ मैंने 2 ए लगा दी। तो अब मैं रैम में एक्चुअल 15 नंबर फ्रेम पे गया, लेट से वो ये है, तो थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं। इसके अंदर 4 इंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 लगा लेते हैं। तो मुझे सेकंड चाहिए थे, तो मैंने ये सेकंड नंबर वाली उठाई और ये ला के मैंने सीपीयू को दे दी कि ये आपके लिए है। इस तरह एक्चुअल ट्रांसलेशन होती है। देखो उसने सिर्फ मुझे 4 और 2 दिया था, अब 4 और 2 को कन्वर्ट करके मैंने 15 और 2 बनाया। ये एड्रेस ट्रांसलेशन है। उसने मुझे जो दिया था वो लॉजिकल था, वो एक्चुअल नहीं था। तो मैंने इसको एक्चुअल एड्रेस बताया कि भाई फ्रेम नंबर 15 में पड़ी है और वहां पे भी सेकंड नंबर की इंस्ट्रक्शन। तो अभी आगे मजीद इसके एक एग्जांपल देखेंगे, मजीद क्लियर। सर एक क्वेश्चन था। जी हसन, सर ये डी की जो वैल्यू है ये फ्रेम नंबर में तब्दील हो सकती है या सेम रहेगी? बी की वैल्यू, बी कौन सा, हाँ जी, कौन सा बी? मींस ऑफसेट है। नहीं नहीं, ये तो सेम रहेगा। देखो पूरा पेज आप उठा के लाए हो ना, ठीक ठीक सर। पूरा पेज आया तो उसमें जो वैल्यू जैसी थी वो वैसी रहेगी। ऑफसेट आपने तब्दील नहीं करना, सिर्फ आपने पेज नंबर के अगेंस्ट एक्चुअल फ्रेम नंबर लेना है और वो आपको देगा पेज टेबल। अच्छा देखो, जिस तरह हम पेज टेबल बनाते हैं इसी तरह बिल्कुल हम एक फ्रेम टेबल भी बनाते हैं। वो किस लिए होता है, अब देखो शुरू शुरू में जो है ना रैम के अंदर सारे फ्रेम फ्री थे, तो मैंने एक टेबल बना लिया और उसमें कह दिया कि फ्रेम नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, और अभी सारे फ्री थे, मैंने इसके अगेंस्ट कोई भी एंट्री नहीं। अब जरूरी तो नहीं सिर्फ एक पेज रैम में आए, लेट्स से एक प्रोसेस है P1, उसका पेज नंबर P1 मौजूद है। अब P1 तो P11 कर लेता हूँ मैं इसको। और इस तरह एक प्रोसेस है P2, उसका एक प्रोसेस P21 रैम के अंदर मौजूद है। तो लेट्स से वो यहाँ पे पड़ा है P11 और ये पड़ा है P22। तो फ्रेम टेबल बताता है कि जो फ्रेम नंबर सेकंड है इसमें प्रोसेस P1 का पेज नंबर 1 पड़ा है, और इसी तरह जो प्रोसेस फ्रेम नंबर 4 है इसमें प्रोसेस P2 का फ्रेम नंबर 1 पड़ा है। ये चीज बताने के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, कि कितने फ्री फ्रेम आपके पास सिस्टम में मौजूद है, कितने एलोकेट हुए हुए हैं, अगर एलोकेट हुए हुए हैं तो कौन से प्रोसेस के कौन से पेजेस को एलोकेट हुए हुए हैं। ये 3-4 चीजें बताने के लिए हम अलग से एक डाटा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रेम टेबल। तो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखो, सिंस द ऑपरेटिंग सिस्टम इज मैनेजिंग फिजिकल मेमोरी इट मस्ट अवेयर ऑफ एलोकेशन डिटेल्स ऑफ फिजिकल मेमोरी। तो उसको पता होना चाहिए कि कितनी एलोकेट हमने कर दी है फिजिकल मेमोरी। उनमें भी क्या चीज, विच फ्रेम्स आर एलोकेटेड, कौन कौन से फ्रेम एलोकेट इस वक्त किए जा चुके हैं, विच फ्रेम्स आर अवेलेबल, कितने फ्री फ्रेम अवेलेबल है ताकि मैं किसी नए प्रोसेस को ला सकूं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ाने के लिए। हाउ मेनी टोटल फ्रेम्स वर देयर, टोटल कितने थे, उसमें से कितने एलोकेट हो गए और कितने फ्री हैं, तीनों चीज। दिस इंफॉर्मेशन इज जनरली केप्ट इन अ डाटा स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रेम टेबल। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक अलग से डाटा स्ट्रक्चर में रखी जाती है जिसको फ्रेम टेबल बोलते हैं। द फ्रेम टेबल हैज वन एंट्री फॉर ईच फिजिकल पेज फ्रेम, एक एंट्री होती है उसकी पेज नंबर की, सॉरी फ्रेम नंबर की, इंडिकेटिंग वेदर द लेटर इज फ्री और एलोकेटेड, जो बताता है कि ये एलोकेट हुआ है या फ्री है, और अगर एलोकेट हुआ है तो कौन से प्रोसेस। अभी हम इसको मजीद देख लेते हैं। तो देखो ये मेरे पास जो है ना, अच्छा ये तो कुछ चीज है,
ओके फ्रेम टेबल, ये देखो ये फ्रेम टेबल है मेरे पास, पहले इसको देख लो फिर हम नए को चलते हैं। अब ये देखो ये जो ये चीज है ना, ये सारी बनी हुई जिसको मैं अभी लाइन लगा रहा हूँ, ये फ्रेम टेबल है। शुरू में इसने देखो बताया हुआ है कि फ्रेम नंबर 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है, 17 भी है, सारा कुछ है, लेकिन अभी सारे फ्री हैं, एलोकेट नहीं हुए। तो लेट्स से अभी एक प्रोसेस का पेज 0 आया, तो उसको मैंने जगह दे दी 13 नंबर फ्रेम में, तो फौरन से मैं अपने पेज इसको अपडेट करूंगा। ये देखो सेकंड में मैंने अपडेट कर दी कि 13 नंबर फ्रेम में अब पेज नंबर 1 आ गया है, या 0 आ गया, जो भी आया था, हम 1 को कह लेते हैं कि हम 1 को लेके आए थे। इस तरह लेट्स से पेज नंबर 2 है, इसको जगह मिल गई लेट्स से 18 नंबर फ्रेम में, तो एलोकेट करने के फौरन बाद मैं अपने फ्रेम टेबल को अपडेट कर रहा हूँ कि जो पेज नंबर फ्रेम नंबर 18 है उसमें अब पेज नंबर 2 आ चुका है, एंड सो ऑन, ये आपको अपडेट करता रहता है। इससे अब देखो मुझे क्या क्या पता चला है, अब मुझे पता चला है कि देखो 1 2 3 4 फ्रेम टेबल को देख के मैंने बता दिया कि 4 फ्रेम इस वक्त मेरे एलोकेट हुए हुए हैं। फ्री कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 मेरे फ्रेम फ्री है। इसका क्या मतलब है कि मैं अगर कोई और ऐसा प्रोसेस है जिसके 5 पेजेस हैं और वो रैम में आने चाह रहे हैं तो उनको मैं लेके आ सकता हूँ। हाँ कोई ऐसा पेजेस है जिसके 20 पेजेस हैं, उसको मैं लेके नहीं आ सकता। क्यों नहीं लेके आ सकता? क्योंकि मेरे पास फ्री फ्रेम ही 5 है। तो इस चीज को डिसाइड करने के लिए कि नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा आएगा और उसके कितने पेजेस आएंगे, फ्रेम टेबल हमारी हेल्प करता है। वो हमें बताता रहता है कि इतने फ्रेम टोटल थे, इतने यूज हो चुके हैं और इतने फ्री हैं। तो उससे पहले जो चीज स्लाइड थी अब इसको देखो, इसमें आपको एड्रेस ट्रांसलेशन अच्छे से समझ आएगी। देखो अब वो मुझे लेट्स से कि ये P0 है, ये पेजेस में डिवाइड हुआ है एक प्रोसेस, P1 है, P2 है और P3 है, और हर पेज के अंदर जो है ना इसी तरह 4 इंस्ट्रक्शंस है। 0 नंबर इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th। हम मान के चलते हैं कि पहले हमारे पास प्रोसेस था ऐसे, पूरा एक प्रोसेस था और उसके अंदर 16 इंस्ट्रक्शन थे 0 से लेके 16 तक। जैसे जैसे मैंने डिवाइड किया ना इक्वल पार्ट में, तो पहले में 0 से लेके 3 तक चली गई इंस्ट्रक्शन, अगले में 4 से लेके 7 तक चली गई, तीसरे में 8 से लेके 11 तक चलेगी और लास्ट में जो है ना 12 से लेके 15 तक चलेगी। तो इस तरह इक्वल डिवाइड होगी इंस्ट्रक्शन हमारी। लेकिन मैं इसको प्लेस करूं, अब सीपीयू को रिक्वायर्ड है इंस्ट्रक्शन नंबर 13, ये वाली जो कि है एन कुछ भी हो सकता है, हमने उसका ले लिया कि इसमें अंदर कुछ चीज पड़ी है, एन पड़ी है। वो उसको एन का नहीं पता, उसको तो एन तो रिक्वायर है, उसको ये पता है कि हाँ ये 13 नंबर पे मौजूद है, तो वो बताएगा कि मुझे 13 नंबर वाली इंस्ट्रक्शन दो। तो हमने पढ़ा था कि पेजिंग में हमेशा जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट होगा वो 2 चीजों पे होगा। किन किन पे? एक तो बताएगा पेज नंबर जिसको मैं पेज PM नंबर और दूसरा बताएगा ऑफसेट। अब ये बताता कैसे है, हमने ये समझना है। सीपीयू ने भी अक्सर किसी ना तरह तो कैलकुलेट करना है ना। अब सीपीयू को कैसे पता चलता है कि 13 नंबर इंस्ट्रक्शन जो है वो पेज नंबर 3 में मौजूद है, इसके लिए समझना है। देखो इसके लिए ना हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, यानी कि जिस तरह से सीपीयू वर्क करता है। तो पहले हम इसको समझते हैं। तो ये कुछ हमारे पास यहाँ पे कह लो कि टर्मिनोलॉजीज हैं। जहाँ पे भी पी लिखा हुआ है ना उससे मुराद है पेज साइज, यानी कि एक पेज में कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं या कितने वर्ड्स हैं या कितनी बाइट्स हैं, इस तरह ले लो। तो हर पेज में मेरे पास है 4, पेज साइज यहाँ पे मेरे पास निकला है 4। और एल जहाँ पे आपको नजर आएगा उसको बराबर है लॉजिकल एड्रेस, यानी कि 13। अब उसको ये तो पता है 13 नंबर पे है, उसने ये फाइंड करना है कि पेज नंबर 3 में है और ऑफसेट इसका सेकंड है। ये कैसे फाइंड होगा ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो लॉजिकल एड्रेस इसमें 13 है जो मेरी एग्जांपल है जो मैंने लिया। अब इससे मैंने पेज नंबर और पेज ऑफसेट निकालना है, वो समझना कैसे निकलता है। देखो जो आपका पेज नंबर है वो निकलेगा जब आप लॉजिकल एड्रेस को, लॉजिकल एड्रेस क्या है जो मैंने फाइंड जो सीपीयू ने मुझे दिया है, क्या चीज है वो, कौन सा है? 13 13। हाँ 13 है सर। 13 ठीक है। वो कह रहा है आप 13 को यानी कि लॉजिकल एड्रेस को पेज साइज से डिवाइड करो। पेज साइज क्या है मेरा? 4 सर। 4 सर 4 है, उसको 4 से डिवाइड किया। इंटीजर डिवीजन करनी है तो क्या आएगा आपके पास? 3 3। अच्छा
और वो कहता है कि ऑफसेट के लिए सेम चीज आपने करनी है लेकिन मॉडुलस लेना है, यानी कि 13 मॉड 1 आ जाएगा। 4, तो ये आ जाएगा 1। तो देखो इस फार्मूलाज के मुताबिक जो पेज नंबर है यानी कि पी वो मेरे पास निकला है 3 और जो ऑफसेट निकला है वो निकला है 1। तो बस यहां से सीपीयू को पता चलता है कि सीपीयू को सिर्फ एक एड्रेस पर चलेगा, वो एड्रेस दे देगा। एड्रेस को हमने करना है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ने करना है आगे। उसने इस तरह ये फार्मूला लगा के उसको पता चला है कि पेज नंबर 3 और ऑफसेट नंबर 1। तो देखो ये पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3। तो पेज 3 था और उसका ऑफसेट 0 ऑफसेट और फर्स्ट ऑफसेट, तो फर्स्ट ऑफसेट पे ही 13 मौजूद था। तो ये चीज तो हमें चाहिए थी। तो अब इसको पता चल गया कि पेज नंबर है 3, तो वो शायद सिर्फ एक चीज है जो मुझे मेरी हेल्प कर सकती है और वो है पेज टेबल। तो 3 नंबर वाला पेज लेके मैं आ गया पेज टेबल के पास। मैंने इसको कहा कि यार मुझे बताओ कि पेज नंबर जो 3 है वो एक्चुअल में रैम में किस फ्रेम में मौजूद है। तो उसने मुझे कहा यहाँ से देखे यार जो 3 नंबर वाला पेज है ना वो आपका सेकंड नंबर फ्रेम में पड़ा है। तो मैं रैम में चला गया सेकंड फ्रेम में, 0 फ्रेम, फर्स्ट फ्रेम और सेकंड फ्रेम। तो मैं सेकंड फ्रेम में चला गया और हमें पता है कि ऑफसेट तो एज इट इज आता है ऊपर से, वो उसमें आपने कोई चेंज नहीं करना। तो वो था 1, तो 0 ऑफसेट और 1 ऑफसेट। इस इंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी जो सीपीयू ने मांगी थी। और आप देखो 13 के गेस्ट वहां पे n ही लिखा हुआ था और हमने इसको n ही उठा के दिए। समझ आई है सीपीयू कैसे एक लॉजिकल एड्रेस से पेज नंबर निकालता है, ऑफसेट निकालता है, पेज टेबल के पास जाता है और उससे वहां से एक्चुअल फ्रेम नंबर लेता है और उस फ्रेम नंबर जाके ऑफसेट में जाके एक्चुअल एड्रेस वहां से लेके आता है। सर ये ठीक 1 है, नहीं था, ये 2 किस तरह, अब ये n किस तरह सर आपने कहा? 13 जीरो तो से हो गया ना स्टार्ट है, हमारा। जीरो से वो नहीं स्टार्ट आई है, जीरो। समझ एंड। क्या नहीं ये समझ आई? सर मॉडुलस के बाद वाला रिपीट कर दें, मॉडुलस के निकालने के बाद वाला रिपीट। देखो मॉडुलस निकल आया तो देखो पेज नंबर हमने निकाल लिया 3 है और ऑफसेट निकला है 1। तो 0 से स्टार्ट किया हो ना मैंने वहां पे, देखो ये देखो फर्स्ट मैंने किससे स्टार्ट किया हो? तो इंस्ट्रक्शन मेरी 0 से स्टार्ट थी, उसी हिसाब से फिर मैंने बाकी हिसाब से चला हूं। तो बस पेज नंबर 3 है और उसका ऑफसेट 1 है। तो पेज नंबर 3 के लिए मैं, अब मुझे पेज नंबर तो मिल गया लेकिन मुझे तो फ्रेम चाहिए, यानी कि एक्चुअल में ये पेज नंबर 3 रैम के अंदर कहाँ मौजूद है और वो मुझे कौन बताएगा? फ्रेम टेबल सर वो फ्रेम टेबल क्यों बताएगा? सर फ्रेम पेज टेबल क्यों टेबल से बताएगा? पेज टेबल से पेज पता पेज लगा। टेबल बताएगा ना, पेज टेबल बताएगा। तो मैं पेज टेबल के पास गया, मैंने उसको बताया, कहा कि यार मुझे बताओ कि 3 नंबर का पेज कहाँ पे मौजूद है। उसने कहा जी सेकंड फ्रेम में मौजूद है। मैं सेकंड फ्रेम में गया, वहां पे मैं सेकंड ऑफसेट पे गया, यानी कि फर्स्ट नंबर जिसका था वहां पे n मौजूद था और यही चीज उसको चाहिए थी, तो मैंने रिटर्न कर दी। सर ऑफसेट सेकंड कैसे निकला सर? यहाँ से तो फ्रेम नंबर मिला ना, पेज नंबर पेज तीसरे पेज के अगेंस्ट फ्रेम नंबर 2 था, वो समझ आ गई। 0 से स्टार्ट हो रहे हैं फ्रेम, वो उसमें हम आ गए। तो n आगे ऑफसेट 2 कहाँ से सर आपने लिया? 2 नहीं है यार, एक निकला है ऑफसेट 1। तो फर्स्ट ऑफसेट आपको और एक का या कहीं का 0 होता है और सेकंड होता है 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3। अच्छा तो 4 अच्छा ही तो सर, है हमारे उसके पास। सही सर, उसके अंदर भी 0 1 2, ठीक है सर। हाँ, उसके अंदर भी 0 1 2 3 की डिवीजन है 0 ना 1। आगे मजीद आप उसके, 14 ले क्योंकि लो, उस 14 ले लो, 15 ले हाँ लो। अगर एक से कंफ्यूज हो रहे हो 14 ले लो। 14 को पहले आप 3 से डिवाइड करो, इंटीजर डिवीजन करोगे 3 निकल आएगा, 3 नंबर पेज है। फिर 14 को आप अगेन 4 से डिवाइड करो, अब मॉडुलस लो तो 2 निकल आएगा, यानी कि 0 1 2 थर्ड नंबर वाला पे जाके फिर आपने उठाना है। और 14 पे आप देखोगे कि ओ पड़ा है तो ओ उठा के देखो। सर पेज जी टेबल में सर। ये जो 3 के आगे 2 क्यों लिखा है? पेज टेबल जो बना हुआ है ये सेंटर में। क्योंकि जब मैं प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से रैम के अंदर लेके आता हूं, मैं खुद लिखता हूं कि इस पेज को मैं इस फ्रेम में डाल रहा हूं। ये देखो ये इस स्लाइड में रैंडम मैंने है। साथ साथ अपडेट किया था मैंने स्लाइड में, अगर आपको स्लाइड नजर आ रही है तो। रैंडम क्यों है? मैं अपडेट करता हूं ना। सर सब क्लियर हो मेरे गया। को जो असल आप एंड पे आपने वो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन निकाला ना 1, वो उसकी समझ नहीं आ रही कि वो 0 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, 1 से वो क्यों नहीं हो रहा ऑफसेट। क्योंकि हमने खुद किया है ना। देखो मेरे जो पेजेस थे मैंने कहां से स्टार्ट किया इंस्ट्रक्शन नंबर, आप 1 से कर लो। सर अच्छा मैंने खुद की हुई है, ये पेजेस तो पड़े हैं रैम के अंदर, मैंने तो डिवाइड किया हुआ है इसको। आप 1 से करके चल लो। ठीक 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 है सर, ठीक है समझ आ गई है। ठीक है। अच्छा अब है हमारे पास कि हम जो पेज टेबल हमने देख लिया इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। इंप्लीमेंट से मुराद है कि
कहाँ पे स्टोर करते हैं और क्या चीज होती है जिसमें पेज टेबल इंप्लीमेंट हुआ होता है। तो हमने अभी पढ़ा था कि देखो पेज टेबल जो है ना, क्योंकि हर प्रोसेस जो करंटली रनिंग होता है उसके लिए हमें चाहिए होता है, तो उसको भी हम रैम में ही रखते हैं। अब इसका मसला क्या है, जैसे जैसे अभी हमने देखा था, सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट करके दिया 3 और 1। तो पहले मैं गया था पेज टेबल के पास, अगर आपको याद हो तो, और पेज टेबल भी आपका रैम में ही मौजूद है। तो एक मेमोरी एक्सेस मेरा यहाँ पे हो गया पेज टेबल तक पहुंचने तक। फिर पेज टेबल ने मुझे एक्चुअल एड्रेस दिया रैम के अंदर जहाँ पे वो फ्रेम मौजूद था, तो मैं इस फ्रेम पे गया और फिर उस फ्रेम से मैंने डाटा रीड किया। तो एक एक्सेस मेरा ये हो गया, एक मेमोरी एक्सेस। यानी कि अगर मैं पेज टेबल को मेमोरी के अंदर ही रखता हूं तो मुझे किसी भी इंस्ट्रक्शन तक या डाटा तक पहुंचने के लिए 2 मेमोरी एक्सेस चाहिए, एक पेज टेबल के अपने तक पहुंचने के लिए और उसके बाद पेज टेबल मुझे आगे भेजेगा एक वो, तो 2 मेमोरी एक्सेस। तो जाहिर है हमारी कोशिश ये होती है कि हम मेमोरी, क्योंकि रैम की जो है सीपीयू के मुकाबले में स्लो है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम इस एक्सेस मेमोरी एक्सेस को कम से कम करें। अब कम से कम तो कैसे कर सकते हैं, पेज टेबल को हमारी मजबूरी है कि हमने रैम में रखना। तो हमने कहा यार क्यों ना हम रजिस्टर में पेज टेबल को रख दें। ठीक है जी, रजिस्टर बहुत सबसे फास्टेस्ट मेमोरी मेरे पास जो अवेलेबल है इस वक्त रजिस्टर है, लेट्स से ये रजिस्टर R1 है, इसके अंदर मैंने पेज टेबल को स्टोर करवा दिया। अब जैसे ही उसने मुझे 3 और 1 दिया ना एड्रेस, और मैं सीधा रजिस्टर के पास आ गया, और हमने देखा था कि रजिस्टर का और सीपीयू का जो स्पीड है तकरीबन कंपेरेबल है। उसने मुझे फौरन से एक फ्रेम नंबर बता दिया, तो मैं फ्रेम में वहां पे पहुंच गया। तो एक मेमोरी एक्सेस स्लो है और एक रजिस्टर एक्सेस जो बहुत फास्ट है, 1 क्लॉक में हो जाता है। तो मैंने काफी कुछ जो है ना अपना जो एक्सेस का पोर्शन था, क्योंकि जब एक्सेस कर रहा होता है ना सीपीयू और कोई काम नहीं करता, एक्सेस में काफी टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो हमने काफी एक्सेस टाइम को कम कर लिया। लेकिन मसला फिर वही है कि रजिस्टर जो है हमारे पास वो काफी कॉस्टली होते हैं, चलो, और महदूद तादाद में होते हैं। 1-2 प्रोसेस के लिए तो मैं कर सकता हूँ, स्टडी पर्पज के लिए तो ये बात ठीक लगती है, लेकिन एक वक्त में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में हजारों प्रोसेस चल रहे होते हैं। अब 1000 प्रोसेस के लिए आप 1000 रजिस्टर कहाँ से लाओगे, यानी कि प्रैक्टिकल ये जो है ना अप्रोच पॉसिबल नहीं। तो फिर हम क्या करें जी, जैसे हमने पहले देखा था कि हम बीच की राह निकालेंगे। हमने बीच की राह निकाली और वो हमने पहले भी देखी थी, कैश थी। कैश में भी कॉस्टली इतनी नहीं होती, स्पीड उसकी चलो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन मेमोरी जो है वो रजिस्टर से भी ज्यादा होती है, यानी कि इन बिटवीन काफी है ये रैम और तो रजिस्टर। सर। ये तो ये टॉपिक तो पूरा कर लें, पेज टेबल को इम्प्लीमेंट तो कर लें। सर अब समझ नहीं आ रही सर, मुझे तो समझ नहीं आ रही, बाकियों से आप पूछ लें। हाँ नहीं समझ आ रही कैश की और रजिस्टर की। सर ये जो TLB होता है, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर्स, वही पढ़ रहे हैं ये ना, वो इसी को भी पढ़ने, ये वही रजिस्टर पढ़ा में रहा हूँ। होते हैं, रजिस्टर में होते हैं, ये कैश होती है, कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी। उसी तरफ तो मैं आ रहा था। तो इसमें हमने कहा पेज जी हम टेबल कैश आएगा मेमोरी, सर। कैश सर कल मेमोरी जो कर है स्टोर देंगे करवाते हैं। हाँ जी क्या कहते हो, कल करें आज ही सर, इसको कल खत्म करें। हसन की सर बात कर ठीक एक है लें बाकी सर, सर। कुछ समझ बोलने आ को, रही तो है, आप ही कर बोले लें जा रहे हो। सर जी, यानी समझ थोड़ा आ सा रही है, मुझे, कर लें। ठीक है। एग्री विद हमने कहा जी हम हसन। कैश में स्टोर करवाते हैं, ठीक है, पेज टेबल को कैश में रखवा लेते हैं। हमने कहा जी ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि आजकल जो प्रोसेस है, जैसे कोई गेम ले लो, अब गेम होगा तो एक ही प्रोसेस है ना, जीबी तक एक्सपैंड कर जाता है, उसका टेबल जो है जाहिर है वो भी एमबीज में होगा, 1 GB का कुछ तो मतलब उसका साइज होगा ना। तो कैश का साइज हमारे पास हम देखते हैं 2 MB, 8 MB, इवन के केबीज में भी होता है L3 कैश, L2 कैश, L1 कैश, आप देखते हो। तो मतलब मैं पूरे का पूरा किसी प्रोसेस का जो है ना टेबल जो है पेज टेबल, वो भी मैं कैश में स्टोर नहीं करवा सकता। तो हमने बीच की राह निकाली, हमने कहा यार पूरे का पूरा स्टोर ना करवाओ, कुछ एंट्रीज करवा दो। और कुछ एंट्रीज कौन सी हैं, एग्जैक्ट वही जो कैश पे हम अप्लाई करते हैं, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। यानी या तो लीस्ट, सॉरी लीस्ट, लेटेस्ट रिसेंटली यूज डाटा होगा आपका जो आपने रिसेंटली यूज किया है, या दूसरा ये होगा कि लेट्स से कि आपको पता है कि एक लूप चली हुई है, लेट्स से फॉर लूप है या कोई फंक्शन है, आपको पता है कि जब भी इंस्ट्रक्शन चलती है ना इसके साथ यार ये सेकंड इंस्ट्रक्शन हमेशा चलेगी चलेगी। तो जब भी आप इस इंस्ट्रक्शन को रैम के अंदर लेके आते हो, साथ इसको भी ले आते हो, नेक्स्ट टाइम जो है ना ये रिक्वायर होगी तो आप मजीद जाने से बच जाओगे, पहले उठा के ले। तो इसको हम लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस बोलते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। जब हम इंशाल्लाह कोर्स स्टार्ट करेंगे मैं एग्जैक्ट समझाऊंगा कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, टेम्पोरल और स्पेशल रेफरेंस क्या होते हैं। तो अभी के लिए समझो कि अपना टाइम बचाने के लिए सीपीयू क्या करता है,
कि एक इंस्ट्रक्शन के साथ वाली जो पड़ी होती है दूसरी को बिठा लाता है, क्योंकि वो मान के चलता है कि जैसे लूप है या फंक्शन है, तो आपको पता है कि एक इंस्ट्रक्शन के बाद साथ वाली लाजमी तौर पर एग्जीक्यूट होनी होती है, तो उसको भी उठा के ले आता है। तो कैश इसी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे काम करती है। उसके अंदर या तो आपका रिसेंटली यूज डाटा होता है या लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे बेस पे होता है। तो बिल्कुल इस तरह भी हमने पेज टेबल को भी जो है इसी तरह बना लिया कि या तो पेज टेबल के अंदर रिसेंटली यूज डाटा हम थोड़ा 2-4 एंट्री जितने वो रिसेंटली कर रहा है उसको कैश के अंदर स्टोर करवा दें, और हम मान के चलते हैं कि एक दफा जो चीज यूज होगी है वो मजीद यूज होनी। जैसे अभी मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ, तो क्लिक करने की कोई तो इंस्ट्रक्शन होगी ना, तो उसने वो पक्की पक्की जो है ना कैश में स्टोर करवा दिया कि नेक्स्ट टाइम क्लिक कौन उसमें मुझे इंस्ट्रक्शन का करना ना पड़े, और बार बार वो होती है। तो रिसेंटली यूज जो होती है, मोस्ट रिसेंटली यूज, वो बार बार आने के चांसेस होते हैं, तो कैश भी इसी सूरत पे वर्क कर रही होती है। तो हमने ये किया, जो रिसेंटली यूज की होती है ना, उसने 2-4 इंस्ट्रक्शन पेज टेबल में कौन सा फ्रेम टेबल है इसके एक्सेस होते हैं, सिर्फ वो उन्हीं को जो है ना हमने सिर्फ कैश के अंदर स्टोर करवाया है, और इसी को हमने बोल दिया था कि ये टीएलबी, ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर, या इसी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव मेमोरी। सर ये दरम्यान में आपकी आवाज थोड़ी गायब हो गई थी, आंटी जरा रिपीट कर देंगे। मैंने बोला है कि देखो हमारे पास स्टोरेज कंस्ट्रेंट है, पूरे का पूरा पेज टेबल हम कैश के अंदर भी स्टोर नहीं करवा सकते, तो हमने कहा कि यार पूरे का पूरा ना करवाओ, जो अभी अभी रिसेंटली इंस्ट्रक्शंस यूज हो रही है ना, सिर्फ वही की वही करवा दो, उन्हीं के अगेंस्ट जो भी फ्रेम नंबर है वो करवा दो। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जो अभी वो यूज कर रहा है ना, हो सकता है कि नियर फ्यूचर में अभी 1-2 सेकंड के अंदर अंदर दोबारा से उसको वो चीज जरूरत पड़े। इसके एग्जांपल मैंने अभी लूप की और फंक्शन की दी है, तो इस सूरत पे बेस करके जो है ना आप वहां पे पेज टेबल में एंट्रीज कर देते हो कैश के अंदर, और नेक्स्ट टाइम जब आपको अगेन फ्रेम नंबर चाहिए होता है तो आप डायरेक्ट पेज टेबल पे नहीं जाते, आप इस कैश में आ जाते हो, और मोस्ट प्रोबेबली इस कैश के अगेंस्ट आपको फ्रेम नंबर 4 से मिल जाता है, और रैम के अंदर आप जाके उस फ्रेम नंबर पे जो डाटा पड़ा होता है वो उठा लेते हैं। तो इस तरह से हमारी काम करती है टीएलबी या एसोसिएटिव मेमोरी। इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, टीएलबी मिस और टीएलबी हिट। अब ये क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो जी, अब हमने तरीकाकार वही है, लेकिन बीच में हमने ये नई चीज जो है ना, एक कैश मेमोरी इंट्रोड्यूस करवाई है। इस कैश मेमोरी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव मेमोरी या टीएलबी, ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर। अब इसके अंदर अभी मेरे 1-2 सेकंड पहले ही ना मुझे पेज नंबर 1 चाहिए था, और वो मुझे पता चल गया कि फ्रेम नंबर 3 में पड़ा है। अभी आप ये मान के चलो, उसके थोड़ी देर बाद में मुझे पेज नंबर 2 चाहिए था, और वो पेज नंबर 4 में पड़ा है। अभी सिर्फ ये 2 एंट्रीज हैं इसके अंदर, इस स्पेसिफिक प्रोसेस की, प्रोसेस P1 की मैं कह रहा था। अब हम 2 केस लेके चलते हैं, टीएलबी हिट का भी और टीएलबी मिस का भी। पहले हम लेके चलते हैं टीएलबी हिट का। उसने अगेन मुझे कहा कि मुझे पेज नंबर 1 चाहिए, उसके अंदर कोई इंस्ट्रक्शन होगी, बस हम अभी सिर्फ पेज ले रहे हैं, पेज नंबर 1। तो हमने अब इसको बीच में पेज टेबल के और सीपीयू के बीच में इंट्रोड्यूस करवाया। तो जैसे ही मुझे एक लॉजिकल एड्रेस मिलेगा ना, पहले तो सीधा मैं जाता था भागा भागा पेज टेबल के पास, अब मैं जाऊंगा पहले टीएलबी के पास। तो मैं पेज नंबर P1 लेके टीएलबी के पास गया, उसमें भी वही 2 एंट्री हैं, पेज नंबर और फ्रेम नंबर। तो मैंने चेक किया कि क्या P1 के अगेंस्ट कोई फ्रेम नंबर यहाँ पे मौजूद है, तो मुझे पता चल गया हाँ फ्रेम नंबर 3 मौजूद है। तो बस मैं फौरी तौर पे यहाँ पे फ्रेम नंबर मुझे मिल गया, और जो भी ऑफसेट था वो एज इट इज, और मैं फिजिकल मेमोरी में जाके लेट से उसने मुझे ये बताया कि ये F3 है, इसमें वो डाटा पड़ा है, मैं लेके आ गया। तो अगर आपको सीपीयू ऐसा लॉजिकल एड्रेस दे जो आप टीएलबी में सर्च करो और टीएलबी में उसके अगेंस्ट आपको एक फ्रेम नंबर मिल जाए, तो इसको कहते हैं टीएलबी हिट, यानी कि ये हिट हो गई है, इस सक्सेसफुल केस बन गया है। जो पेज नंबर चाहिए था उसकी एंट्री ऑलरेडी टीएलबी के अंदर मौजूद थी, इसको हम बोलते हैं टीएलबी हिट। तब हम दूसरा केस लेके चलते हैं। लेट्स उसने मुझे कहा कि अब मुझे पेज नंबर 3 दो। अगेन वही मैं लेके जाऊंगा टीएलबी के पास, मैं बारी बारी उसकी एंट्रीज चेक करूंगा, क्या पेज नंबर 3 के अगेंस्ट कोई फ्रेम नंबर मौजूद है। मैंने पहले चेक किया पेज नंबर 1 के अगेंस्ट फ्रेम नंबर 3, दूसरा चेक किया पेज नंबर 2 के अगेंस्ट फ्रेम नंबर 4, उसके बाद कोई एंट्री नहीं है, यानी कि मुझे पता चल गया कि पेज नंबर 3 की टीएलबी में कोई एंट्री नहीं है। अब यहाँ से अगेन मैं जाऊंगा पेज टेबल के पास, यहाँ तो लाजमी तौर पे होगा क्योंकि वो रैम में आया हुआ है। तो उसने मुझे बताया कि लेट से पेज नंबर 3 जो है ना वो फ्रेम नंबर 5 में पड़ा है। तो यहाँ से मुझे फ्रेम मिल गया, और ऑफसेट जो भी था वो दोनों को मैंने मिला के एक्चुअल में एड्रेस पे गया फ्रेम नंबर 5 में, और यहाँ से मैंने फ्रेम नंबर 5 में जो डाटा पड़ा था वो ले लिया। अच्छा अब देखो, डाटा तो मैंने अब सीपीयू को दिया ही दिया, लेकिन अब साथ में एक काम और करूंगा, क्या, इस टीएलबी में आके पेज नंबर 3 लिख के उसके अगेंस्ट फ्रेम नंबर 5 लिख दूंगा। क्यों?
क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर पेज नंबर 3 दोबारा से मांगा जाए ना, तो मुझे पेज टेबल में ना जाना पड़े, उसके अगेंस्ट फौरी तौर पे मुझे फ्रेम नंबर मिल जाए और मैं फौरी तौर पे उस फ्रेम में से डाटा उठा के ले आऊं। तो ये टीएलबी का काम था, या एसोसिएटिव मेमोरी का, कि जो 2 मेमोरी एक्सेस थे पेज टेबल के, उसको इसने रिड्यूस किया है ताकि हमारे जो है ये काम जल्दी हो सके। तो इसको हम टीएलबी मिस, टीएलबी हिट, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और टीएलबी का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएटिव मेमोरी, और किस लिए यूज होती है, ये 2-3 चीज तो अलग से मैंने लिख भी दिया है कि टीएलबी हिट का क्या होगा या टीएलबी मिस का क्या होगा। ये टीएलबी है, यहाँ पे जो है ना मिस होगी। हाँ जी, अब बोलो आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। लॉजिकल है सर ये एक्चुअल कैसे मेमोरी की